रेकी का मतलब क्या होता है? रेकी हालांकि एक जापानीज शब्द है। रे का मतलब यूनिवर्सल, की का मतलब एनर्जी। रेकी का मतलब है यूनिवर्सल हीलिंग एनर्जी, जो आपके हाथों से एक जबरदस्त प्राण ऊर्जा का प्रवाह निकलता है। ब्लैक मैजिक की बहुत बात होती है, काला जादू, स्पेशली भारत के अंदर में। जिसके ऊपर में काला जादू है तो वो अगर ऑरा क्लीनिंग या उस पर जाता है तो वो इम्पैक्ट उसका कम हो जाता है। हाँ जी, तो ये कितना सही है? बिल्कुल सही है। देखिए क्या होता है, अभी मान लीजिए एक कमरे में गए आप, वो कमरे में नेगेटिव एनर्जी है, जाते ही आपकी ऑरा है ना डाउन हो जाएगा। क्यों? वो वहाँ एनर्जी है ना, एनर्जी सकर है वो घर, तो आपके ऑरा डाउन हो जाएगा। आइंस्टीन जैसे वैज्ञानिकों से लेकर निकोला टेस्ला ने, सब ने इस साइंस को रिकॉग्निशन कर ली थी। इसको डॉक्टर एन के शर्मा सर, जो रेकी हीलिंग फाउंडेशन के चेयरमैन हैं, करीब 2.5 लाख से ज़्यादा बच्चों को अब तक ये चीज़ें सिखा चुके हैं जो कि रेकी से रिलेटेड हैं। आई एम प्लीज एन ऑनर टू वेलकम डॉक्टर एन के शर्मा सर। कार्मिक कनेक्शंस होते हैं, कार्मिक कनेक्शंस भी पास्ट लाइफ कार्मिक कनेक्शंस हो गए, आपके पार्टनर के साथ में कार्मिक कनेक्शन है, कभी आपको ऐसा पार्टनर ही इसी लाइफ टाइम में क्यों मिला, तो इसके पीछे क्या लॉजिक है? एक बोर्न अगेन करके किताब है, वो उसका रिसर्च 10 साल तक एक डॉक्टर वॉल्टर सिमकोव है, उन्होंने 10 साल रिसर्च की। उन्होंने वर्ल्ड के जितने बड़े बड़े पॉलिटिशियंस और जितने बड़े बड़े स्टार्स हैं, उन सब की पास्ट लाइफ को देखा उन्होंने। 1833 की बात है कि जिसमें अमिताभ बच्चन जो थे वो एडविन बूथ थे, ठीक है, और रेखा जो थी उसका नाम था मेरी डेवलिन। अमिताभ बच्चन का बूथ का एक भाई था जिसने अब्राहम लिंकन की हत्या की, वो अमिताभ बच्चन का उस जमाने में भाई था। इसका नाम था जॉन विल्कस बूथ। रेकी आपके हिसाब से हीलिंग है या इल्यूजन है? एक इंसान जब अपनी पास्ट लाइफ देख लेता है तो उसका मौत से जो डर होता है वो निकल जाता है। सोल का मोक्ष के बाद में क्या होता है? कि संत लाख कहे कि जीवन आसार है, संत लाख कहे कि जीवन आसार है, परंतु जीवन जी लेने में ही सार है। खुदा इतना भी पागल नहीं है यारों, कि रास्ता है खुद हर पल और फिर के बेकार है। क्या बात है सर। What now? फीलिंग होमसिक, मिसिंग माँ के हाथ की कड़ी चावल। माँ के हाथ का माँ के हाथ का कड़ी चावल। राजधानी बेसन स्वाद के लिए कुछ भी करेगा। हेलो गाइस, वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ जज्बात। और आज का एपिसोड एक ऐसा इंटरेस्टिंग एपिसोड बनने जा रहा है बिकॉज़ हमने बहुत सारी चीज़ें सुनी है पास्ट लाइफ के बारे में, पुनर्जन्म के बारे में, पूर्व जन्म के बारे में, पुण्य के बारे में, और बहुत सारी ऐसी बॉलीवुड और हॉलीवुड मूवीज़ भी बनी है जहाँ पे वो आपको आपकी पास्ट लाइफ के अंदर में ले जाते हैं। बट एक्चुअली में आज हमारे स्टूडियो में जो गेस्ट हैं, जो एक्सपर्ट हैं, वो इस चीज़ में सिर्फ एक्सपर्ट ही नहीं है, बट उन्होंने करीब करीब 50,000 से ज़्यादा लोगों को अब तक वो पास्ट लाइफ का एक्सपीरियंस करवा चुके हैं। और ये हमारा आज परम सौभाग्य है कि हम एन के शर्मा सर के साथ इस स्टूडियो में ये पॉडकास्ट शूट कर रहे हैं और आज बहुत कुछ इंटरेस्टिंग उनसे सीखने को मिलेगा। डॉक्टर एन के शर्मा सर, जो रेकी हीलिंग फाउंडेशन के चेयरमैन हैं, और करीब 2.5 लाख से ज़्यादा बच्चों को अब तक ये चीज़ें सिखा चुके हैं जो कि रेकी से रिलेटेड हैं। सो आई एम प्लीज एन ऑनर टू वेलकम डॉक्टर एन के शर्मा सर ऑन जज्बात। नमस्कार। मेरा सर बहुत बहुत आपका स्वागत है हमारे पॉडकास्ट चैनल पे, और आज ये हमको सौभाग्य देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले सर मैं ये जानना चाहूँगा कि रेकी का मतलब क्या होता है? रेकी हालांकि एक जापानीज शब्द है। रे का मतलब यूनिवर्सल, की का मतलब एनर्जी। लेकिन ये जापानीज शब्द इसलिए बन गया
क्योंकि हमारे भारतीय वेदों में इसका ऑलरेडी 5000 साल पहले वर्णन था, हमारे यजुर्वेद में, अथर्ववेद में। मैं आपको इसका मंत्र भी दूंगा कि अयम में हस्त जो भेषजयम, कि हे मानव तेरे हाथ जो है औषधि युक्त है, शुभ स्पर्श वाला है, तो इनसे लोगों को स्पर्श करके उनको रोग मुक्त कर, स्वस्थ कर। तो ये इतना ऑलरेडी जैसे हमारे शास्त्रों में एग्जिस्टिंग भी था, तो मुझे हैरानी होती है कि इतने हज़ारों साल तक भी सामान्य आदमी तक ये विद्या क्यों नहीं पहुंच पाई। ये तो शुक्र करो एक बुद्धिस्ट मंक जो जापान के डॉक्टर भी थे, वो तिब्बत से लेकर चले गए, भारत से, जो बिहार से गया तिब्बत से वहाँ गया, तब वहाँ जाकर उन्होंने एक साधना के प्रयोग से इस शक्ति को अपने अंदर जब विकसित किया, तो उन्होंने फिर इसका नाम रेकी रखा। तो उसके बाद से फिर वहाँ पर भी कई सालों तक ये पनपी नहीं वैसे वहाँ पे, क्योंकि वेस्टर्न कंट्री में जब 1940 में आई, क्योंकि ये तो 1900 में ऑलरेडी उन्होंने पता कर ली थी, पर जापान और भारत में भी वही हालत थी कि वो बोलते हैं ना, कोई सूक्ष्म विज्ञान को हमेशा छुपा कर दबा कर रखा गया। तो फिर वेस्टर्न कंट्रीज़ में एक महिला हवाईन लैंड में सीख के गई, तो उन्होंने फिर अमेरिका में जब इसका प्रचार शुरू किया, तो फिर ये वहाँ से भारत में आई वापस घूम फिर के, यूँ समझ लें। तो भारत में फिर हम लोगों ने इसका काफ़ी विकास किया। तो रेकी का मतलब है यूनिवर्सल हीलिंग एनर्जी, जो आपके हाथों से एक ज़बरदस्त प्राण ऊर्जा का प्रवाह निकलता है, और ये हर आदमी में एक नेचुरल गिफ्टेड होती है। ऐसा नहीं कि मैं देता हूँ या कहीं, बल्कि मैं आपको सिर्फ उसको जगाने में मदद करता हूँ एक ध्यान के माध्यम से। फिर एक बार सक्रिय हो गई, और कोई बड़ा ध्यान भी नहीं है, 15 मिनट का ध्यान होता है। उसके बाद हाथों में वो एनर्जी जाग जाती है। उसके बाद वो किसी को भी टच करेगा, स्पर्श करेगा, तो उसके हाथों से अपने आप एनर्जी का एक फ्लो निकलने लग जाता है, एक मैग्नेटिक ऊर्जा की तरह। और जितनी देर ऊर्जा जाती है अपने आप बंद भी हो जाती है। तो यू डोंट हैव टू अप्लाई योर माइंड, आपको अपना माइंड नहीं अप्लाई करना पड़ता, आपको तो केवल एक क्या कहते हैं कि न्यूट्रल भाव से टच करके आराम से हीलिंग उपचार करना होता है। तो एक रेकी से, जैसे अगर कोई इंसान जो आपसे बहुत दूर बैठे, किलोमीटर्स या मे बी शायद अब्रॉड में बैठा हुआ है, तो क्या वो उनको भी ठीक करा जा सकता है? अब रिसेंटली आप लोग अभी जाएंगे गूगल्स में भी, या गूगल्स में यानी तो अब यूट्यूब पे अब सर्च करेंगे, तो हमारे आइंस्टीन जैसे वैज्ञानिकों से लेकर निकोला टेस्ला ने, सब ने इस साइंस को रिकॉग्निशन कर ली थी। इसको क्वांटम एंटेंगलमेंट कहते हैं। कि क्वांटम एंटेंगल का मतलब होता है कि लाखों किलोमीटर दूर भी है ना, तो उसके बीच में स्पेस नहीं है, यानी कि वो एक सेकंड में यहाँ मैंने सोचा और वहाँ पहुँच भी गया, यानी कि लाइट की स्पीड भी नहीं बोल सकते, यूँ समझ लें, इतना जल्दी प्रभाव पड़ता है। तो डिस्टेंस, तो प्रेजेंट और डिस्टेंस का हमारे लिए कोई मायने नहीं है। देखिए क्या होता है, फिजिकल फॉर्म के लिए हम दूर दूर होते हैं मान लीजिए, लेकिन सटल फॉर्म में वी आर एवरीथिंग इज़ हियर एंड एवरीवेयर वी आर, यूँ समझ लें। इसीलिए क्या होता है, टेलीपैथी का मतलब है बाय इंटेंशन करके, जब आप किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के प्रति, जब आप वही रेकी ऊर्जा जो हाथों से निकलती है, अगर आप किसी को दूर तक डिस्टेंस से देना चाहते हैं, तो वो एनर्जी इक्वली 100% उतनी ही स्ट्रांगली पास होती है, और आप दूर से बैठे बैठे उसके ऊर्जा क्षेत्र में घुसकर आप उसको लाभ देते हैं। अगर मन में परिवर्तन लाना है तो मन में उसको आप पॉजिटिव प्रोजेक्शन करते हैं, अगर शरीर को लाभ देना होता है तो हम रेकी हीलिंग का प्रोजेक्शन करते हैं, इस तरह से। तो मतलब हम इस संसार में, हम ब्रह्मांड में कहीं पर भी डिस्टेंस से हम कनेक्ट करके वहाँ पर एक पॉजिटिव ऊर्जा का निर्माण करके उसमें परिवर्तन लेके आ सकते हैं। ये क्षमता हर आदमी में होती है। एक चीज़ ये भी कही जाती है रेकी के बारे में कि ये एक साइकोलॉजिकल तरीका है किसी को अपने तरफ अट्रैक्ट करने का या अपनी चीज़ें करवाने का। तो ये इस बात में कितनी सच्चाई है? नहीं, देखिए क्या होता है, पहली बात तो ये है कि मैं पहले ये बता देना चाहूँगा कि मैं खुद बड़ा रैशनलिस्ट आदमी हूँ, साइंटिफिक मिजाज का व्यक्तित्व हूँ, अंधविश्वासों का बड़ा कट्टर दुश्मन हूँ मैं। जब मैंने भी पहली बार रेकी के बारे में सुना था ना, तो मैं सच बताऊं तो मैंने उसको बिल्कुल रिजेक्ट किया और मैंने हंस पड़ा। मतलब मैंने कहा पागल है, ऐसे को टच करके लोग ठीक होते हैं, ये मतलब पागलपन है। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है कि अब चूँकि इस विद्या के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, तो इसलिए ज़्यादा राय भी देता नहीं था। लेकिन इसमें जब मैंने स्वयं अनुभव किया इसका,
इसका अनुभव ऐसे हुआ कि मैं चूँकि हॉस्पिटल चलाता था, तो उस समय एक महिला इतना बड़ा फोड़ा लेकर आई। मतलब फोड़ा तो था 1 इंच का, लेकिन सूजन थी 3-4 इंच की। तो उसने उस दिन कहा कि मैं आज एरोबिक्स नहीं कर पाऊँगी क्योंकि मुझे दर्द बहुत हो रहा है और मुझे आराम चाहिए। तो मैंने उसको 8 दिन का प्रोग्राम दिया, कुछ रेस्ट करके खाना पीना चेंज करने का। तो मेरी वाइफ जो है उसने पहले रेकी सीख ली थी, क्योंकि मुझे इंटरेस्ट नहीं था। मैंने वाइफ को कहा तू सीख ले भैया, मुझे तो इंटरेस्ट नहीं है इसमें बिल्कुल भी। तो उसने सीखी हुई थी, तो उसने कहा कि रुको मैं एक इसके ऊपर प्रयोग करती हूँ। तो उसने 15 मिनट उसको उपचार किया। 15 मिनट के अंदर वो सूजन कम्प्लीटली गायब हो गई। 15 मिनट में उसका दर्द बिल्कुल ख़त्म हो गया और उसने 1 घंटा एरोबिक्स करके गई। इस घटना ने मेरे दिमाग को बहुत झंझोड़ दिया। मैंने सोचा कि यार ये कैसे संभव है कि 15 मिनट के अंदर इतना बड़ा फोड़ा, जो कि 2-4 दिन तो 2-4 दिन भी मान लो भाई, उतना तो लगता ही होगा। तो ये हुआ कैसे? बस ये मेरे दिमाग में उसने फिर खोज करनी शुरू की। तो वहाँ से फिर सूक्ष्म जगत का जो विज्ञान है मेरे सामने ओपन हुआ। तब फिर मुझे सारा विज्ञान समझ में आने लगा। तो सबसे पहली बात क्या है कि अगर इसमें कोई दम या वैज्ञानिकता नहीं होती ना, तो मैं शायद परोसता भी नहीं इस बात को। ठीक है, देखिए पहली बात तो क्या है कि आज करीब 2 मिलियन स्टूडेंट्स हैं हमारे, और जिसको भी मैं सिखाता हूँ वो हर व्यक्ति इस बात को प्रैक्टिकली अनुभव करता है कि जब किसी को तकलीफ़ होती है और वो टच करता है तो उसके हाथों से प्रैक्टिकली ऊर्जा जा रही होती है और वो खुद फील करता है इस बात को। ठीक है ना, और जितनी देर जानी जाती है फिर बंद भी हो जाती है, जितनी ले ली बॉडी ले ली। तो अब इस अनुभव को कोई नकार नहीं सकता, पहली बात। तो एक तो है स्वानुभव, और व्यक्ति को आराम मिलता है, ये एक दूसरे का अनुभव और जुड़ जाता है। लेकिन अब तीसरी चीज़ जो क्या मालूम है, अगर आप गूगल में जाके सर्च करोगे कि रेकी इन हॉस्पिटल्स, तो आप जान करके हैरान होंगे कि 800 हॉस्पिटल्स इन द वर्ल्ड रेकी कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन के रूप में मेडिकल हॉस्पिटल में इस्तेमाल हो रही है। मैं खुद अभी ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट में इसका जो है ऑलरेडी एक वार्ड खोलने के लिए हमारा प्रयास चल ही रहा है वहाँ पे। बस वो जगह वगैरह के लिए थोड़ा वो रुका हुआ है मामला। तो मतलब क्या होता है कि आज रेकी जो है पूरे वर्ल्ड में एक एक्स्ट्रा कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन के रूप में, इसको एनर्जी मेडिसिन कहते हैं बाहर लोग जो है अमेरिका में। तो आज वो बहुत अच्छे ढंग से इस्तेमाल की जा रही है। और अगर आप गूगल में सर्च करोगे रेकी इन मेडिकल रिसर्च, तो बहुत सारी रिसर्चेस हो चुकी हैं ऑलरेडी इसके ऊपर। तो इसीलिए मैं कहता हूँ किस पे क्यों भरोसा करें, किसी पे आप जाके सब ढूंढ के बाद में भरोसा करें। और सबसे बड़ी बात है अपने में भरोसा करो ना, क्योंकि आप जब मेडिटेशन करके जब आपके हाथों में एनर्जी एक्टिवेट होती है तो आपके हाथों में प्रैक्टिकली फील होता है ना, आप किसी को देते हो तो आपको फील होता है ना, और उसको आराम मिलता है। तो इससे बढ़कर और दुनिया में अनुभव फिर किसी पे विश्वास करने की जरूरत नहीं है आपको। ये एक अभी काफ़ी चीज़ें जब हम इंटरनेट पे देखते हैं तो वहाँ पे कि अगर आप पानी में ये डाल के नहाते हैं तो आपका ऑरा क्लीन होता है। सेकेंडली कि जो ब्लैक मैजिक की बहुत बात होती है, काला जादू, स्पेशली भारत के अंदर में, तो वहाँ पे भी ये बोला गया है कि जिसके ऊपर में काला जादू है तो वो अगर ऑरा क्लीनिंग या उस पर जाता है तो वो इम्पैक्ट उसका कम हो जाता है। हाँ जी, तो ये बिल्कुल कितना बिल्कुल सही है? बिल्कुल सही है। देखिए क्या होता है, मान लीजिए मैं आपको एक गलत दृष्टि से देख रहा हूँ, है ना, जिसको नज़र लगना कहते हैं लोग ना। तो मेरे यहाँ से गलत वाइब्रेशन रिलीज होके आपको फोकस थे तो आपके ऑरा में घुसे ना। तो रिसीविंग कौन करता है? ऑरा करता है हमेशा, कोई भी चीज़। ठीक है, तो अगर मेरा ऑरा अगर स्ट्रांग है तो फिर वो बाउंस करता रहता है ऐसे, क्योंकि नेगेटिव एनर्जी तो बहुत सारी इन्फ्लुएंस कर रही होती है। ठीक है, तो जब व्यक्ति के ऊपर मान लो कोई एक हैवी एनर्जी महसूस हो रही है उसको, तो फिर वो हमारे पास भी आता है, या कोई भी व्यक्ति जो सीख लेता है, मैं सिखा भी देता हूँ लोगों को, तो फिर वो ऑरा क्लीन करके ना, इसको हम कहते हैं साइकिक अटैक रिलीज़ करना। साइकिक अटैक का मतलब है साइकिक लेवल पर जो अटैक हुआ उसको निकाल देना। तो उसमें फिर अगर ऑरा क्लीनिंग करते हैं ना तो उसको इमीडिएट उसको लाभ मिलता है। देखिए पुराने ज़माने में इस विज्ञान को बोलते हैं ना इंट्यूटिवली आदिवासी लोगों ने इसको फील किया, तब उनके कुछ तो आदमी के ऑरा में मतलब एनर्जी फील्ड में आया है, ऐसा सोचकर वो क्या करते थे, जब आदिवासी थे तो वो नीम के पत्ते लेकर जो है ना वो उसके पूरा झाड़ते थे ऐसे ऐसे, तो और झाड़ कर ऐसे झटकते थे, आप जानते हैं। तो बेसिकली देखें ना, अब ये कुछ सिखाया नहीं गया, नेचुरल वे में आदमी ने अपने आप सीखा, समझ लें।
फिर वही चीज़ बाद में पंडित और मौलवी और उसमें आई कि वो मोर का पंख जो है लेकर उससे झाड़ा मारते हैं। लेकिन इसका कारण क्या है कि मोर के पंख मैग्नेटिक होते हैं, तुरंत ऑरा में से ना से सक कर लेते हैं, इसलिए मोर का पंख यूज़ करते हैं और उसको निकालते हैं तो वो वाकई में निकल जाता है। इसलिए कुछ लोगों को आराम मिल जाता है, उसी समय मिल जाता है। लेकिन अगर वो कारण ठीक नहीं करता, अपना ऑरा ठीक नहीं करता, मान लो बढ़ाता नहीं है, तो फिर वो वापस कुछ दिनों के बाद फिर दोबारा प्रॉब्लम आ जाती है। बस यूँ समझ लें। तो सिद्धांत ये है कि भाई आप अपने ऑरा को इतना मजबूत बना के रखो, अच्छे खान पान या जो भी माइंड से या एक्सरसाइज से वगैरह से, रेस्ट से, तो ऑटोमेटिकली यू विल बी प्रिवेंटेड फ्रॉम ऑल द नेगेटिव फोर्सेस। जितने भी आसपास जो देखिए, आसपास सिर्फ कोई काला जादू ही नहीं होता, बल्कि रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स, जियोपैथिक स्ट्रेस, ये सब बहुत सारी चीज़ें होती है हमारे आसपास। तो वो सब चीज़ों से बचाव हो जाता है। मैं बल्कि यूँ कहता हूँ, आपके तो घर में सब वास्तु एक्सपर्ट भी हैं, कि एक अगर अच्छा ऑरा वाला व्यक्ति होता है ना, वो गलत वास्तु में भी डेवलप कर जाता है, क्योंकि हम ऊर्जा के दुनिया में सबसे बड़े सोर्स है। ये हर एक को समझना बड़ा ज़रूरी है। अब इसी चीज़ से कि नेगेटिव एनर्जीज और इनकी तो बात हो गई, बट अब अगर सपोज़ मेरी अगर बात करूँ, मेरे को मेरा ऑरा जो है वो पॉजिटिव करना है, तो बहुत सारे लोग हैं इस पॉडकास्ट को देख रहे होंगे, तो उनको नहीं पता कि ऑरा, पहली चीज़ काफ़ी सारे लोगों को ऑरा ही नहीं पता होगा, और फिर कि नेगेटिव है या पॉजिटिव है। और अगर अब चाहे किसी भी स्टेज पे पॉजिटिव करना है, तो वो क्या क्या चीज़ें अपने डेली रूटीन में कर सकते हैं कि जिससे वो पॉजिटिव हो जाए? ये बहुत अच्छा, बहुत लाभदायक साबित होगा जो मैं बताने जा रहा हूँ अब आपको। देखिए, पहली बात तो क्या होती है कि सबसे पहली बात तो ये होता है कि हम ऑरा को जो ना छोटा बड़ा करते कैसे हैं। ये आदमी ज़रा समझेगा ना, तो फिर उसको बड़ा मतलब पंक्चर करने के रास्ते पता कर लेगा, तो फिर वो उसको बचा के रखेगा, मैं यूँ कहता हूँ। ठीक है। तो आपने अभी एक बात नोट की होगी कि अगर मान लीजिए मैं आपको इंसल्ट करूँ, एक गाली दे दूँ, अभी आप देखेंगे चेहरा तुरंत फक पीला पड़ गया, और जैसे मैंने तारीफ़ की आपका चेहरा पिंक हो गया। तो आप ज़रा सोचिए, 1 सेकंड में मेरा खून सूख गया, पीला पड़ गया चेहरा, और 1 सेकंड में तारीफ़ करते पिंक भी हो गया। यानी कि कितना जल्दी खून बन गया। अच्छा, जब मैं पिंक हुआ तो मेरा ऑरा एक्सपेंड हुआ, जैसे मैं दुखी हुआ मेरा ऑरा श्रिंक हो गया। तो अब ज़रा सोचिए कि आदमी पूरे दिन में 60,000 70,000 के करीब थॉट सोचता है, तो वो दिन भर में कितने, और ये प्रूवन फैक्ट है साइंस का कि 80% आदमी जो थॉट सोचता है ना, वो नेगेटिव ज़्यादा होते हैं उसमें अक्सर। क्योंकि वो देखिए ना, लॉजिकल माइंड जो है ना, वो हमेशा पहले गलत सोचता है, हमेशा उसकी आदत है। अभी ऐसे मान लो आप किसी 50 मंजिल बिल्डिंग से नीचे देख रहे हैं, तो आपको ये मज़ा नहीं आएगा कि मैं अरे इतना ऊपर आया हूँ, बड़ा मज़ा आ रहा है। आप सबसे पहले क्या सोचेंगे, अरे बाप रे, ऊपर से कोई गिर जाए तो बड़ा मुश्किल है यार। तो आपका पहला थॉट नेगेटिव होता है। कोई हवाई जरा ऐसे टर्बुलेंस कर रही है, आप तुरंत एकदम गिरने की वो कल्पना करना शुरू करते हैं। आप ऐसा नहीं सोचते अरे कुछ नहीं होगा, मान लो, ऐसे थोड़ी सोचते हैं। तो ये ह्यूमन नेचर है। तो अब आप ज़रा सोचो कि कितना जल्दी हमारे ऑरा में ना एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन आ रहा होता है। तो ये अगर कोई व्यक्ति सीख लेता है ना कि और ये तो ध्यान के माध्यम से पता चलता है कि भाई मैं कितना नेगेटिव सोचता हूँ, पॉजिटिव सोचता हूँ। तो अगर वो कंट्रोल कर लेता है, मतलब होश में आ गया तो कंट्रोल हो जाता है, कंट्रोल करना नहीं पड़ता, तो फिर ऑरा आपका एक्सपेंडेड रहेगा तो यू विल बी बाउंसिंग बैक ऑल द टाइम। आपको बोलता है रोज़ झंझट नहीं है, लेकिन फिर भी ये थोड़ा बोलता है ना कि ऐसा कोई सब साधु और बुद्ध भगवान बनने वाले भी नहीं हैं। तो इसीलिए उनको फिर सिंपल कॉमन सेंस चीज़ क्या मालूम है। देखिए, सबसे पहले तो जहाँ तक हो सके माइंड को पॉजिटिव, हम कहते हैं ना बेटा राम का नाम ले। हम ये क्यों कहते हैं, क्योंकि तू एक राम नाम लेते एक पॉजिटिव वाइब्रेशन के साथ कनेक्ट हो गया तुरंत, मान लो। तो एक अच्छे सत्संग, अच्छे नाम लेने से ये फ़र्क पड़ता है। और दूसरा, एक तो रेकी करने से जीवनी शक्ति का विकास होता है, जो हम सिखाते हैं, ये सबको निःशुल्क सिखाते हैं हम तो इसलिए कोई भी सीख सकता है हमारे साथ में। ठीक है। तो उस रेकी बेसिकली है जीवनी शक्ति विकसित करने का साइंस। तो उससे हमारा बहुत प्रबल ऑरा बढ़ता है। फिर उसके बाद में अगर आप कोई मंत्र जाप करते हैं, कोई भी साउंड जो ना इतना स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन है कि जो बीज मंत्र जैसे भारत में विकसित हुए, तो उससे फिर ऑरा और ज़बरदस्त बढ़ता है, क्योंकि उससे ना सेल वाइब्रेट होकर एक्सपेंड हो जाते हैं। उससे ध्यान करते हैं तो ऑरा की कैपेसिटी बहुत ज़बरदस्त बढ़ जाती है। तो ये तो नॉर्मल सोर्सेस हैं। लेकिन जब आउटर जो सोर्सेस हैं, वो नेचुरल जो सोर्सेस है ना, वो अगर आदमी अडॉप्ट कर लें तो ऑरा उसका हमेशा बढ़ा हुआ रहेगा।
जो जनरली हम लोग ऐसा नहीं कर पाते हैं। देखिए, जब हम बीमार होते हैं ना तो हमारी वाइटलिटी लो होती है, इसलिए हम बीमार हैं। और अगर ठीक होना है तो हमारी वाइटलिटी स्ट्रांग होती है, तो हम जल्दी हीलिंग हो जाती है, ठीक है। तो स्ट्रांग वाइटल फोर्स कमाने के हम कोई साधन नहीं जुटाते, हम तो सीधा हॉस्पिटल भाग जाते हैं जहाँ एनर्जी सबसे लो होती है। आपको पता है सबसे ज़्यादा लो एनर्जी हॉस्पिटल में होती है वहाँ पे। तो अब आदमी देखिए, एक पेड़ है, अगर वो पेड़ को जाके ऐसे लपेट लें 10-15 मिनट डेली, पेड़ में इतनी ज़बरदस्त ऊर्जा होती है कि आप अगर 15 मिनट के बाद अगर अपना ऑरा चेक करोगे ना, कोई इंस्ट्रूमेंट जैसे आजकल होते हैं, तो आपका ऑरा डबल हो चुका होगा, मतलब इतनी जल्दी एनर्जी बढ़ जाती है। आप अगर नंगे पांव चलते हो वहाँ घास के ऊपर या मिट्टी के साथ ज़्यादा देर रहते हो आप, तो उससे भी हमारा ऑरा जो है ना ज़बरदस्त बढ़ जाता है। क्योंकि ये भी आजकल तो मीटर आते हैं, उसमें देख सकते हैं कि जब हम जूते पहन लेते हैं तो हमारा वो 0 हो जाता है, और जैसे ही हम ज़मीन से संपर्क में आते हैं एकदम हमारा वोल्टेज जो है बढ़ जाता है, मतलब नेगेटिव आयन्स बढ़ जाते हैं बॉडी में। तो इस तरह से नंगे पाँव चलना, और प्लस बाहर भी जापान में ना एक फॉरेस्ट थेरेपी चलती है, फॉरेस्ट थेरेपी कहते हैं। क्या होता है, देखिए, एक एक पेड़ एक ज़बरदस्त प्रबल ऊर्जा का सोर्स है, एक एक पेड़, और जंगल में तो हज़ारों पेड़, तो इतनी ऊर्जा, मतलब ऊर्जा का सागर है समझ लो जंगल जो है। इसलिए जब कोई व्यक्ति जहाँ पार्क वगैरह भी है मान लो, और जहाँ बहुत पेड़ है, वहाँ जब जाता है ना तो वो सारी ऊर्जा जो है ना उसको प्रभावित कर रही होती है। तो इसीलिए एक आदमी अगर कुछ देर कुछ घंटे अगर फॉरेस्ट में जाके बिता के भी आ जाए ना, तो भी उसकी एनर्जी बहुत हाई हो जाती है, ये समझ लें, ठीक है। और जो मंदिर का डूम होता है ना, देखिए हमारे भारत में जो मंदिर बनते हैं ना, आपने कभी नोट किया होगा कि हर धर्म के अलग ढंग से बनते हैं, लेकिन एक मंदिर में एक डूम होता है, हाँ, शिखर। हाँ जहाँ, तो देखिए एक तो देखिए भारत में क्या मालूम है, भारत में 2 तरह के मंदिर ज़्यादातर बनते हैं। जैसे एक हमारा हिंदू धर्म का जो बनता है ना, हिंदू धर्म में उसमें क्या होता है कि वो खाली एक ही बनता है, और वो खाली भगवान के ऊपर ही रहता है जनरली, ठीक है। लेकिन जैन धर्म में आपने देखा होगा, जैन मंदिर जितने बने हुए हैं ना, उसमें आप देखोगे कि भगवान महावीर के ऊपर भी एक मंदिर होता है, लेकिन साथ साथ में एक डूम और एक्स्ट्रा साथ में होता है। वो डूम क्यों होता है मालूम है? क्योंकि जैन धर्म साधना का पथ है। वो उस हिंदू धर्म में चलो एक भगवान है उसको मानो जी करके, तो वो उसमें आदमी को साधक नहीं बनाया उन्होंने, समझे ना। इसमें वो साधना का पथ के लिए वो डूम बनाया गया कि भाई तुम्हें साधना करनी है भगवान सामने, वो प्रत्यक्ष मान के। तो इसीलिए डूम के नीचे ना दुनिया सबसे हाईएस्ट एनर्जी होती है, और अगर वो पिरामिड है तो पिरामिड तो बहुत ज़बरदस्त एनर्जी क्रिएट कर रहा होता है उस समय। तो ये सब ऊर्जा के सोर्सेस हैं, मतलब जो आदमी जनरली बोलते हैं बीमार पड़े तब इस यहाँ जाना चाहिए, मैं यूँ कहता हूँ। अच्छा, जब आप पेड़ पौधों को पानी डालते हो ना, तो आपको लोगों को शायद नहीं मालूम है कि प्लांट्स एक्चुअली टॉक टू यू, आपके हर इमोशन को वो रिएक्ट करता है यूँ। तो इसलिए आप पानी डालते हो ना, बड़े प्यार से डालते हो और कहते हो मैं तुझसे प्यार करता हूँ, आई लव यू, कुछ भी बोलते हो, तो दे ऑल्सो रिसिप्रोकेट, यानी कि वो भी अपनी तरफ से एनर्जी रिलीज कर रहे होते हैं। तो देन यू आर अर्निंग एनर्जी फॉर योर सेल्फ। ऐसे हमारे यहाँ पे तुलसी पौधे को क्यों परिक्रमा करने को कहते हैं? क्यों? तुलसी इज़ द हाईएस्ट, उसकी मैग्नेटिक फील्ड बहुत स्ट्रांग है, इसीलिए हम उसके ऑरा में घूमते तो हमारी एनर्जी एनहेंस हो जाती है इस तरह से। तो मतलब हमारी देखिए भारत के अंदर हम स्फटिक क्रिस्टल का यूज़ करते हैं। आप तो जयपुर में तो भंडार है, यहाँ तो जयपुर खजाना है यहाँ पे। तो क्रिस्टल जो है ना, ये दुनिया का अकेला ऐसा मिनरल है जो धरती के अंदर ग्रो करता है प्लांट की तरह। तो इसलिए लाइवली एनर्जी है क्रिस्टल जो है अपने आप में। इसीलिए जब क्रिस्टल भी धारण करते हो ना आप अपने अंदर जैसे, तो उसकी भी मतलब जेम्स के मुकाबले, जेम्स का बाप है समझ लो, तो उसके कारण भी हमारी ऊर्जा ना ज़बरदस्त बढ़ जाती है, समझ लें ऐसे। तो मतलब अभी मान लीजिए एक अच्छे आदमी के संपर्क में आया जो बड़ा पॉजिटिव किस्म का आदमी है, तो उसके ऑरा में आती है ना मेरी एनर्जी तुरंत मेरी डबल हो जाती है ऑटोमेटिकली। क्यों? देखिए हम जब भी किसी चीज़ के संपर्क में आते हैं ना, हमारी बॉडी में एकदम इंटरेक्शन होता है। हम है ना, हम एक प्रयोग बताते हैं हमारी क्लास में। एक व्यक्ति का पहले एक ऑरा देखते हैं तो 10 फीट का है मान लो, फिर हम उसको ना एक एप्पल पकड़ाते हैं या क्रिस्टल पकड़ाते हैं, तो ये पॉजिटिव चीज़ें हैं, तो ऑरा उसका 20-25 फीट बढ़ जाता है तुरंत उसी समय। फिर हम उसको ना एक कोको कोला पकड़ाते हैं, उसका ऑरा जो 10-12 फीट का था वो तुरंत घट के 2-4 फीट का रह जाता है, खाली पकड़ाने मात्र से बता रहा हूँ मैं आपको। कोको कोला? हाँ, कोको कोला मतलब जिसमें प्राण नहीं है, जो प्राण विहीन आहार है। अब देखिए मैं अगर कोको कोला की बात छोड़िए, मैं अगर ब्रेड भी पकड़ा दूँ ना आपका ऑरा डाउन हो जाएगा, मैं बिस्किट पकड़ा दूँ ना आपका ऑरा डाउन हो जाएगा। क्यों? लाइफलेस फूड है, इसमें एनर्जी नहीं है, मैन मेड फूड है। नहीं, मैन मेड भी नहीं, एनर्जी मैदा में। देखिए पहली बात तो कई दिनों से
रखा हुआ है, रखा हुआ है। फिर प्रोसेसिंग हो गई है, तो उसमें लाइफ नहीं है। आज देखो ना, एक जूस आधा घंटे के बाद में आपका थोड़ा ख़राब होने लग सकता है ना। एक फल काटा हुआ 1 घंटे बाद ख़राब होने लग सकता है ना, क्यों, लाइफ है। लेकिन बिस्किट तो आपके महीना भर भी घर में ख़राब नहीं होगा ना। तो अब आप समझ सकते हैं कि लाइफ है नहीं, इसलिए कुछ भी, कोई कीड़े वीड़े कुछ नहीं काम कर रहे हैं इस तरह से। तो इसीलिए क्या होता है कि जब लाइफलेस फूड होता है ना, तो आप जैसे ही पकड़ते हो आपकी बॉडी में इमीडिएट चेंज आ गया समझ लो। और इवन यहाँ तक कि अभी मान लीजिए एक कमरे में गए आप, वो कमरे में नेगेटिव एनर्जी है, जाते ही आपकी ऑरा है ना डाउन हो जाएगा। क्यों, वो वहाँ एनर्जी है ना, एनर्जी शक्कर है वो घर, तो आपके ऑरा डाउन हो जाएगा। बाहर आओगे तो आपको उबासियाँ, सुस्ती, डलनेस लगेगी। एक घर में गए, एक जगह गए, आपको इतनी एनर्जी लगेगी ज़बरदस्त, आप बाहर आओगे तो लगेगा यार जैसे मैं तो आया जो थोड़ा थका था एकदम रिचार्ज हो गया, ऐसा लगता है। क्यों, उसने एनर्जी दी आपको, उसने ली नहीं आपसे। इसलिए तो मंदिर जाके आते तो आपने देखा ना, एनर्जी डिफरेंट हो जाती है, और उसी जगह कोई दूसरे घर जाके आते तो अलग हो जाती है। तो ये जो एनर्जी का जो एक्सचेंज होता है ना, ये हर आदमी को समझना चाहिए। क्यों मालूम है, वो आपके घर के हर सामान, हर वस्तु, एक एक कपड़ा, एक एक टेबल, एक एक अलमारी, हर चीज़ जो है ना आपके ऑरा को इंटरेक्शन कर रही होती है। ये समझना बहुत ज़रूरी है। एक चीज़ और सर मैं समझना चाहूँगा, बिकॉज जब हम लोग इतना डिटेल में बात कर रहे हैं तो एक अगेन एक कॉमन चीज़ है कि मंदिर जाना चाहिए। मंदिर में भी जैसे हमारे प्रमुख तीर्थ स्थान हो गए, शक्तिपीठ हो गए और ज्योतिर्लिंग हो गए, तो यहाँ की एनर्जी को एक अलग ही तरीके से वर्णित किया गया है। तो उसके बारे में मैं जानना चाहूँगा। नहीं, देखिए क्या होता है कुणाल जी, के मंदिर एक्चुअली बनाए जाते थे एक सर्टन वास्तु विज्ञान के हिसाब से, बोलते हैं ना साइंस के हिसाब से। ऐसे मर्जी आए वो कहीं भी मंदिर बन गए तो वो मंदिर नहीं है, ध्यान रख लेना, वो खाली कंस्ट्रक्शन है। अब देखिए जयपुर में भी आप देखते हैं रास्ते में मंदिर बना के बैठे हुए लोग, है ना। यहाँ पे मैंने देखा आपके उज्जैन बाज़ार के अंदर कहीं पर। तो मतलब तो ये मंदिर नहीं है। मंदिर साउथ इंडिया में है जैसे, यानी तो भारत में जैसे इस्कॉन वगैरह जो बनाते होंगे तो साइंटिफिकली बनाते होंगे। तो मंदिर बेसिकली क्या होता है कि जब एक अलग ढंग से वास्तु कला का लाभ लेकर बनाते हैं ना, तो वहाँ पे एक ऊर्जा का बहुत ज़बरदस्त फोर्स क्रिएट होता है वहाँ पे। क्योंकि बिल्डिंग स्ट्रक्चर जो है ना एनर्जी के मूवमेंट को डिसाइड करती है ना। और एक एक कॉर्नर भी बता रहा हूँ, एक एक कॉर्नर भी ऐसे भी किया ना तो भी एनर्जी बदल जाती तुरंत। ये लोग नहीं जानते शायद, क्योंकि अभी मान लीजिए एक एग्जांपल देता हूँ। अब आपका एक रेक्टेंगुलर टेबल है सामने, ये टेबल अगर मैं ऐसे ट्रायंगल टाइप बना दूँ ना, आप देखना आपके दिमाग में अलग असर डाल रहा होगा। और अगर मैं इसको गोल गोल बना दूँ तो आपका दिमाग अलग ढंग से काम करेगा। तो रेखा चित्र और एनर्जी जो है ना, इसलिए मंदिरों के अंदर आर्ट जो होता है उसका कारण वही होता है। तो उपासना का स्थल थे, तो वहाँ जाकर क्या था कि भाई सामने ईश्वर है तुम्हारे, और उसके सामने बैठ जाओ और उपासना करो, बैठ के ध्यान करो आराम से, ताकि तुम्हें वहाँ शांति है जी वहाँ पे। पर अब आज के जो मंदिर है वो तो मंदिर है ही नहीं, वो तो व्यवसाय केंद्र बोलूँ ज़्यादा अच्छा है। क्यों मालूम, आप जाके किसी मंदिरों में देखो, भीड़ इतनी भड़का होती है, इतनी भीड़ होती है कि आदमी है ना वहाँ पे परेशान ज़्यादा है, तनावग्रस्त ज़्यादा है, और दर्शन अच्छी तरह ना होने का निराशा ज़्यादा है वहाँ पे। देखिए मैं भी बालाजी के मंदिर में गए, मान लो आपने अभी यूँ किया कि नहीं, चलो चलो, तो अब वो तो उसके मन में भाव क्या आया, नेगेटिव भाव आया, अरे यार दर्शन में नहीं करने दिया यार, बड़े बेकार सा पंडित है यार, ये तो मतलब तो मुझे आना ही नहीं चाहिए था बेकार में। तो आप उस समय अच्छे भावों में नहीं आते हो। एक बात और है कि कुछ लोग कहते हैं इतना तो हो गया दर्शन, तो उससे भी खुश हो जाते हैं, तो इस तरह की बात है। लेकिन सवाल क्या होता है, इस तरह के मंदिरों में दर्शन की आशा न करें जहाँ बहुत भीड़ भड़का होता है। क्यों, वहाँ एनर्जी बहुत डिस्टर्ब होती है, ठीक है ना। तो और बाकी जैसे आपने कहा ज्योतिर्लिंग का जो मामला है, तो ज्योतिर्लिंग जो है ना, जो भारत के अंदर एक ही सीधी लाइन पूरे ऊपर से कश्मीर से कन्याकुमारी तक है, तो उसका कारण क्या है कि जो सेंसिटिव लोग होते थे ना, जो पुराने देखिए साधना करते थे तो सेंसिटिविटी बढ़ जाती है। हम तो, और हमारे भारत में साधक बहुत हुए, तो उन्होंने ना ऊर्जा क्षेत्र की पहचान की उन्होंने, कि कहाँ पर ऊर्जा ज़्यादा मुझे महसूस हो रही है, समझे ना। तो फिर वहाँ पर उन्होंने उस चीज़ का डेवलपमेंट किया। और अब यहाँ पे मज़ेदार बात क्या मालूम है, आप जब उस मंदिर के पास जाते हो ना,
और जब तक वहाँ रहते हो आधा घंटा, घंटा, 2 घंटा, 1 दिन, तब तक तो वो आपकी एनर्जी एनहेंस रहती है। लेकिन जैसे मैंने आपको क्या बताया, एक एक सेकंड में आपके थॉट से, आपके एनवायरनमेंट से एनर्जी अप एंड डाउन हो रही होती है बॉडी में। आप जैसे वहाँ से निकले, मंदिर से बाहर आए, और फिर आपके बस की धक्का मुक्की, रेल की धक्का मुक्की, यहाँ बाहर बाजार के अंदर वहाँ वो लोग भागते हुए, अगर आप उस एरिया में आ गए, आपकी सारी एनर्जी वहाँ पे ख़त्म हो जाएगी। अब आपको वो दूसरे जैसे, मतलब यूँ समझो कि अंदर फुलवारी में जाकर फिर कीचड़ में आ गए वापस। तो वो जो तो टेम्परेरी लाभ मिलता है, मंदिर में जाने का डेफिनेटली लाभ मिलता है, लेकिन बाहर आने के बाद में देन वेयर यू आर। तो अगर कोई अच्छा मंदिर कोई पहाड़ पे बना हुआ है तो उसका कारण भी वही था कि पहाड़ पे भी क्यों बनाते थे कि भाई बाहर आके वापस वो कीचड़ न मिले फिर दोबारा। नहीं तो अभी जैसे वाराणसी में विश्वनाथ का मंदिर है, बाहर तुम निकले नहीं कि ये भीड़ भड़का, रिक्शा वाला ने आवाज़ ने, साउंड ने, पाँव ने, हॉर्न ने, सब, तो फिर कहाँ एनर्जी है? तो देन यू आर लूजिंग द एनर्जी। साउथ में मंदिर है तिरुपति बालाजी भगवान का, तो उनके बारे में भी ये कहा जाता है कि सबसे हाईली एनर्जाइज्ड प्रतिमा है। एंड अगर एक बार आप अपने लाइफ टाइम के अंदर में ज़रूर जाके दर्शन करिए। एक वीडियो इंटरनेट पे देखा था अभी कुछ टाइम पहले, तो अगेन एक एनर्जी एक्सपर्ट थे, वो ये बता रहे थे कि जो तिरुपति बालाजी की प्रतिमा की जो एनर्जी है वो अब वहाँ से शिफ्ट होके अयोध्या भगवान श्री राम की जो प्रतिमा है उसमें नॉर्थ में शिफ्ट हो गई है। तो क्या एनर्जी ऐसे प्रतिमाओं से शिफ्ट भी होती है? नहीं होती। ये मतलब पता नहीं किस भावना से कहा गया या किस एंगल से कहा गया, मुझे नहीं मालूम, लेकिन ऐसा एनर्जी का शिफ्ट कभी नहीं होता। नहीं तो क्या होता मालूम है कि देखिए, एक्चुअल लॉ क्या मालूम है, वी आर ओरिजिनली एनर्जी क्रिएटर्स। हम तो जहाँ बैठे वहाँ ऊर्जा पैदा कर दें, हमारी मर्जी है। देखिए, जब एक कलाकार मूर्ति बनाता है, उसके दिमाग में थोड़ी कि भगवान है, वो तो हथौड़े मारता है मूर्ति को। मूर्ति बनकर व्यापारी के पास आती है तो उसके गोडाउन में भरी पड़ी रहती है, शंकर गणपति सब बड़े, और जयपुर के तो ज़्यादा फेमस है, भगवान बहुत यहाँ अच्छे बनते हैं, यहाँ पे थोड़े सुंदर बनते हैं बाकी देशों के मुकाबले। तो अब वो आप जाके पूछोगे, भाई साहब ये भगवान महावीर कितने के? ये जी 5,000 के जी। अच्छा, ये कृष्ण भगवान कितने के जी? ये जी 8,000 के जी। ऐसे तो आपके लिए वो बेचने की वस्तु हो गई। अब वही मूर्ति यहाँ से उठकर जब मंदिरों में जाती है तो हम उसको एक वर्ड यूज़ करते हैं, प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। तो मतलब हम, अच्छा प्राण कैसे डाल दोगे भैया एक पत्थर के अंदर? हम अच्छे भावना से सब लोग मिलकर उस मूर्ति की तरफ देखेंगे श्रद्धा से, तो मूर्ति में भगवान पैदा हो जाएगा। तो भगवान मूर्ति में होता नहीं है, कोई भी मूर्ति में भगवान नहीं होता, आप उसमें श्रद्धा से देखकर पैदा कर लेते हो, तभी तो प्राण प्रतिष्ठा वर्ड यूज होता है। तो इसीलिए वी आर ओरिजिनली गॉड क्रिएटर्स, एनर्जी क्रिएटर्स। हम तो जिसमें चाहे भगवान पैदा कर ले। तो और जहाँ जिस मूर्ति में मैंने भगवान पैदा किया ना, तो वो मूर्ति की ऊर्जा अगर बाद में मान लो लोगों ने पूजा करनी बंद कर दी, उसको देखना बंद कर दिया, तो फिर वो एनर्जी जो कमाई थी ना उस मूर्ति ने, वो धीरे धीरे डिमिनिश होने लगेगी। यूँ समझ लें, अगर कम्युनिकेशन नहीं है मूर्ति के साथ, तो मूर्ति जो है वो धीरे धीरे एनर्जी चूँकि वापस मिल नहीं रही है, तो पुरानी ऊर्जा धीरे धीरे डाउन होने लग जाएगी, महीना 2 महीना ऐसे इस तरह से। तो इसीलिए अब तिरुपति बालाजी में जो भाव जाता है, वहाँ का व्यक्ति उस भाव से उस मूर्ति को देख रहा होता है। तो वो मूर्ति देखिए कभी जब बनी होगी तो कलाकार ने तो बनाई ना, तो बन के आई, बाद में उसके ऊपर सोने चांदी हमने चढ़ाए सब जो भी, तो अब हम भावना से देखने लग गए तो ऊर्जा क्रिएट हो गई। तो ऊर्जा लेकिन शिफ्ट कभी नहीं होती। जहाँ जहाँ आप ऊर्जा, देखिए क्या आप ऐसा कह सकते हो क्या कि भाई गुलाब के फूल तो यहीं पर यहीं खिलेंगे, बाकी और कहीं नहीं खिलेंगे जी अब बस? जैसे अरे एनर्जी है, सुगंध है, कहीं पर भी खिल सकती है। तो इसलिए कोई भी मंदिर की ऊर्जा वहीं के वहीं रहती है। अयोध्या की ऊर्जा बिल्कुल डिफरेंट है, और वहाँ पर अब श्रद्धावश उसने कह दिया होगा वो अलग बात है, लेकिन बालाजी, आज भी बालाजी की ऊर्जा वहीं के वहीं है। आज भी वृंदावन में कृष्ण भगवान की अगर मान लो मूर्ति, तो वहाँ ऊर्जा वहीं की वहीं है। ऐसा नहीं कि अच्छा फिर शिव भी होनी थी तो बालाजी की क्यों हुई? इससे भी और तगड़े तगड़े मंदिर है, पशुपतिनाथ, विश्वनाथ की हो जाती, और तो नज़दीक में था, ये तो इतना दूर से लेने की क्या जरूरत थी? कहने का मतलब होता है। तो इस तरह से कभी एनर्जी कभी शिफ्ट नहीं होती। एक जो रेकी हीलिंग का जो
टाइम का जो सेशन होता है वो कितना टाइम लगता है उसको हील करने में? नहीं देखिए, लोकल है तो 5-10-15 मिनट में आराम मिल जाता है, नहीं तो फिर अगर फुल बॉडी करते हैं ना, किसी को पूरी बॉडी की तकलीफ है तो फिर 1 घंटा एवरेज लग जाता है, क्योंकि हर एक अंग पे हाथ रखते हैं ना, तो कहाँ कितनी देर ऊर्जा जाती है वो ऑटोमेटिकली आपका हाथ जो है बता देता है। अगर कोई तकलीफ है तो ऊर्जा जाती है, वहाँ हाथ अपने आप रुका रहता है, नहीं है तो अपने आप 1-2 मिनट बाद लगता है कि यार कुछ खिंचाव नहीं हो रहा है, आगे हटा के आगे बढ़ जाओ, इस तरह से। तो ऐसे करके एक एवरेज जो है घंटे भर में 45 मिनट 1 घंटे में पूरी एनर्जी चेक कर लेते हैं, यूँ समझो हो जाती है उसमें। तो इसमें लाइक जब कोई आपके पास में रेकी कंसल्टेशन के लिए आता है तो उसको लेटाया जाता है या क्या एक प्रोसेस होता है? नहीं, इसमें क्या होता है कुणाल जी के हमारे पास है ना बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। देखिए, पहली बात तो हमारे पास ऑरा चक्र स्कैनर्स होते हैं। ओके। हाँ, इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिससे हम ऑरा को है ना चेक कर लेते हैं। तो उसके चक्रा पहले कैसे काम कर रहे हैं, क्योंकि चक्रों में डिस्टर्बेंस होने से बहुत प्रॉब्लम होती है लोगों को, क्योंकि वो हमारे हार्मोन से कनेक्टेड होते हैं ना, इसलिए। तो चक्रों को पहले हम चेक करते हैं, फिर बॉडी के ऑर्गन्स को भी चेक करते हैं, एक एक ऑर्गन कैसे काम कर रहा है, मतलब कम कर रहा है, ज़्यादा कर रहा है, कितना परसेंटेज काम कर रहा है, वो हम सब पहचान कर लेते हैं, ठीक है। फिर हमारे यहाँ पे ऑरा मेज़रमेंट भी होता है। जब आप मेरे पास आए तो आपका ऑरा मैंने चेक किया तो मुझे लगा 8 फीट का था, फिर मैंने आपको हीलिंग की, उसके बाद दोबारा चेक करता हूँ तो आप देखोगे 14-15 फीट का हो गया। तो मेरी एनर्जी सचमुच काम किया वो कैसे पता चलेगा? तो इसलिए हम उसको बिफोर आफ्टर जो है एक आधा घंटे में ही हम उसको बता देते हैं। फिर हमारे पास में एक ऑरा स्कैनर एक मशीन होती है, एक सॉफ्टवेयर, उसमें हम आपको आपकी पूरी बॉडी की फ़ोटोग्राफ ले लेते हैं। तो अगर आपकी एनर्जी अच्छी मान लो कमज़ोर है तो हीलिंग के बाद में चेंजेस आए तो मैं दोबारा फ़ोटोग्राफ लेकर फिर हम उनको बता देते हैं कि देखो आपके ऑरा में चेंज आ गया, ऐसे। तो क्योंकि मैंने जैसे बताया ना कि मेरा चूँकि साइंस के बिना मैं काम नहीं करता, तो ये सब चीज़ें मैं इस्तेमाल करता ही इसीलिए हूँ कि यू डोंट हैव टू बिलीव, यू हैव टू सी बाय योर ओन आइज़, मैं यूँ कहता हूँ इस तरह से। तो ऐसे करके पूरा स्कैनिंग करने के बाद उनको हीलिंग करते हैं। और हीलिंग देखिए क्या होता है, कोई भी चीज़ कितनी भी अच्छी होने दो, रेखी अच्छी होने दो, ध्यान अच्छा कितना भी होने दो, योगा कितना भी अच्छा होने दो, हवा कितनी भी अच्छी होने दो, रोग का कारण अगर वो नहीं जानता और नहीं निकालता ना, तब तक वो कभी ठीक नहीं होता। अभी जैसे आप जस्ट मेरे सामने बैठे हैं तो मैं एक चीज़ एक निवेदन करना चाहूँगा कि आपको मेरी एनर्जी कैसी फील हो रही है? कुणाल जी, बिल्कुल फ्रैंकली बता रहा हूँ कि अब एक तो आपके स्टूडियो की एनर्जी बहुत ही मतलब बहुत ही पॉजिटिव और बड़ी अच्छी एनर्जी है यहाँ की। और आपका भी मतलब सिर्फ बोलते हैं ना मन बहलाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, आप इंटरनली जो बोलते हैं ना, यू आर ए गुड वेरी गुड सोल, आपके आपके और मुझे लगता है आपके अंदर ना एक बहुत पॉजिटिविटी बहुत है आपके अंदर, मैं ये अनुभव कर पा रहा हूँ आपके अंदर। तो वो एनर्जी का फील मैं मेरी बॉडी सेंस कर रही है बहुत देर से। तो वो बस ये 2 चीज़ें तो ही है, मतलब जगह भी बड़ी एनर्जेटिक है और आपकी एनर्जी आपका ऑरा भी काफ़ी अच्छा एनर्जेटिक है, बस ये दोनों बातें हैं। थैंक यू सो मच सर। और कुछ चीज़ जो आपको लग रही हो जो आप बता सकते हैं, हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट होगी अगर यहाँ के लिए यहाँ के लिए मेरे लिए? नहीं, देखिए क्या होता है इसमें कुणाल जी के, हम हमारी मर्जी आवे ना वहाँ हम सर खड़ा कर दें, ऐसे लोग होते हैं। मैंने एक शेर लिखा है इसके बारे में कि हम हर जहन्नुम को जन्नत में बदल देते हैं, हम हर जहन्नुम को जन्नत में बदल देते हैं, इसलिए खुदा भी डरता है मुझको जहन्नुम में भेजने को। तो अगर मुझे भगवान ने नरक में भेज दिया ना तो मैं सर खड़ा कर दूंगा, क्योंकि मेरी मर्जी है। तो वी आर ओरिजिनली एनर्जी क्रिएटर्स। ये हर आदमी के दिमाग में साफ होना चाहिए कि मैं जहाँ बैठता हूँ ना वहाँ की ऊर्जा बदल जाती है मेरे कारण, क्योंकि मैं ऊर्जा का सोर्स हूँ। तो इसलिए क्या होता है, आप झोपड़ी में भी है ना बहुत अच्छी ऊर्जा क्रिएट कर सकते हो, मेरा यूँ कहना है। और आपने तो खैर इंटीरियर और सुंदरता से इसको इतना अच्छा बना के रखा है। तो देखिए, लोग समझते नहीं है कि प्लांट जब हम रखते हैं ना कहीं पर भी, अभी जनरली देखिए वास्तु के अंदर जब घर में एनर्जी का गड़बड़ होता है ना, तो हम कहते हैं एक तो कलर चेंज करो, क्योंकि कलर रिलीज एनर्जी वाइब्रेशन चेंज करता है। फिर हम कहते हैं प्लांट रखो, क्यों? प्लांट रखते ही ऊर्जा बदलने लग जाती है। और फिर मैं कहता हूँ क्रिस्टल्स रखो, उससे ऊर्जा बदल जाती है। फिर उसके बाद में आप कुछ मंत्र जपो या कुछ ध्यान करो तो ऊर्जा बदल जाती है। तो मतलब
अगर कुछ भी नहीं है ना तो तुमसे बड़ा क्रिस्टल तो कोई है नहीं, तुमसे बड़ा रुद्राक्ष कोई है नहीं। इसलिए तुम खुद ही इतने पॉजिटिव हो जाओ उस घर में कि वो पूरा घर जो ना तुम्हारे एनर्जी से महक उठे, यूँ समझ लो, ऐसे होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये एक कप है और इसमें पानी है, तो इसमें कैसे एनर्जी हम लोग क्रिएट हो जाती है? देखिए, पहली बात तो बहुत सारे तरीके हैं जिससे आप इस पानी को अमृतमय जल, औषधीय गुणों से भरा हुआ जल बना सकते हैं आप। डॉक्टर मसारू इमोटो, जापान के बहुत बड़े प्रोफेसर जिन्होंने बहुत रिसर्च की इसके ऊपर, आप इस पानी को जैसे आप इसको थैंक यू बोलोगे, आई लव यू बोलोगे, आप बड़े सुंदर हो बोलो, कुछ भी बोलोगे, 1 सेकंड में पानी का पूरा एटॉमिक स्ट्रक्चर है ना चेंज हो जाता है। 1 सेकंड में बता रहा हूँ मैं, एंड इट कैन बी शोन। डॉक्टर मसारू इमोटो का अगर वेबसाइट पे कोई जाए, मसारू इमोटो आप टाइप करेंगे तो बहुत सारे फोटोग्राफ मिल जाएंगे वहाँ पे, ठीक है ना। और पानी जो है ना, सबसे ज़्यादा जल्दी कोई चीज़ प्रभावित होती है ना तो वो पानी है। ये फैक्ट है बिल्कुल। हाँ, मतलब नहीं, पानी में मैं डॉक्टर मसारू इमोटो से मिलने जब जापान गया तो उन्होंने मुझे बताया कि 3000 साल पुरानी मेमोरी पानी में निकली। जब उन्होंने चेक की तो 3000 साल पुरानी मेमोरी, मतलब पानी इतना ज़बरदस्त मेमोरी रिटेनर है। तो इसीलिए तो अब इसमें ये तो हो गया, चलो कि भाई मैंने थैंक यू बोला, अच्छा भाव बोला, गलत भाव बोला ना, पूरा पानी का सेल विकृत हो गया, यानी कि डिस्टॉर्शन में चला गया और वो सेल हमारी बॉडी में जाकर डैमेज करता है। तो भारत में जो कहावत है, गलत लोगों का ना हाथ का खाना चाहिए ना पीना चाहिए, उसका कारण वही है। मतलब खाना जब कोई लेकर आ रहा है, पानी लेकर आ रहा है, किस भावना के साथ ला रहा है, वो एनर्जी इमीडिएट वो उसमें मिला कर ला रहा है, यूँ समझ लो आप, ऐसे होता है। तो अब इसमें अगर और इसको पावरफुल बनाना है तो अगर आप कोई मंत्र जाप करते हैं, आप रेखी करते हैं, है ना, तो एनर्जी का कोई भी साइंस आप इस्तेमाल करते हो तो फिर पानी जो है इतना जल्दी औषधीय गुणों वाला बन जाता है कि अगर आप किसी को देते भी हो उपचार के लिए भी तो उससे लोग ठीक होने लगते हैं। तो इसलिए आपने देखा होगा सारे धर्मों में, चाहे क्रिश्चियन हो, मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, आप देखोगे कि पानी जो है ना वो एक माध्यम बना हुआ है, चरणामृत या होली वाटर, इस तरफ जम का पानी ऐसे। तो ये सब क्यों देते हैं? क्योंकि वाटर एक टेप रिकॉर्डर की तरह है जो एनर्जी कैरी ऑन करता है, जो आप डालती हो उसके अंदर। देखिए ना, आप ज़रा सोचो, आप किसी भी मंदिर में जाओ, बाहर का कॉरपोरेशन का बाहर का पानी पियो, उसका जो बाहर नल लगा हुआ है उसकी अलग टेस्ट है, लेकिन मंदिर में जाकर जब आप चरणामृत लेते हो तो आपने देखा उसका स्वाद बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है। तो क्यों डिफरेंट होता है? पानी तो वही है भैया, वो भी सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि वहाँ पे पूजा अर्चना या भाव अच्छे हो रहे थे, तो इसके कारण पानी में बदलाव आ गया। तो पानी 1 सेकंड में औषधीय गुणों वाला या ऊर्जावान जल बन जाता है, यूँ समझ लें। पानी में इतनी ताकत होती है। इसलिए पहले आपने देखा होगा पुराने ज़माने में हमारे जो ऋषि मुनि श्राप देते थे, तो जल को अभिमंत्रित करके फिर वो सीधा पानी की वो उसको ना उसके ऊपर डालते थे। इसका मतलब है प्रोजेक्शन करना एनर्जी का, तो वो एक्चुअल में उसके ऑरा में चला गया तो देन इट विल इन्फ्लुएंस हिम, ऐसा होता था। सोल का मोक्ष के बाद में क्या होता है? पहली बात तो क्या मालूम है, मोक्ष का मतलब है एवरेस्ट, कि अब छोटी छोटी पहाड़ियाँ ख़त्म, अब लास्ट जी, बस अब इसके बाद कोई पहाड़ी नहीं है ना। तो सच्ची बात यह है कि जो लोग कहते हैं ना मोक्ष मिलेगा मरने के बाद या गंगा स्नान करने से या वहाँ जाने से, ऐसा या कोई उपवास करने से, कुछ भी नहीं मिलता। क्योंकि मोक्ष कोई जियोग्राफिकल जगह नहीं है कि जो मिलने वाली है आपको। मोक्ष एक स्पेस की तरह है, समझे ना। यूँ समझो एक कमरा है, आपने बहुत सारे उसमें सामान भर दिया आपने, फिर अब सामान भरने के बाद अब दुखी होने शुरू हो गए, तो आप कहते हो भाई साहब मैं कैसे, मुझे खाली जगह चाहिए जी, बिल्कुल जहाँ कुछ भी कोई बंधन नहीं है जी, कोई सामान ही नहीं है मेरे घर में। तो भैया इकट्ठा तो तूने किया था ना, अनजाने में किया, जाने अनजाने कई जन्मों से, तो वो सामान हटा, रूम खाली। तो मोक्ष क्या मालूम है, इट इज़ ऑलरेडी देयर। अभी भी तुम्हारे पास मोक्ष है तुम्हारे जीवन में, सिर्फ तुमने जो 10 हाथ निकाल के जो सामान पकड़े हुए हैं ना, वो जैसे तूने छोड़ा सीधा मोक्ष में जंप, बस। तो मोक्ष इज़ नेवर टू बी अचीव्ड, इट इज़ ऑलरेडी देयर। तुम अपने बंधन काटने को आज तैयार हो, तुम्हारे अंदर रियल प्यास है कि मैं छोड़ने को आज ही अभी इसी वक्त तैयार हूँ,
अगर मैं पूछूँ ना किसी को तो बोलेगा नहीं नहीं मैं सोच रहा हूँ, मैं थोड़े दिन के बाद 99.9%। ऐसे। तो एक्चुअली किसको मोक्ष चाहिए, कोई तैयार नहीं बता रहा हूँ। अच्छा, और दूसरी बात क्या है मालूम है इसमें कुणाल जी के, मैं मोक्ष के फेवर में बिल्कुल नहीं हूँ मेरे जीवन में। क्यों मालूम है आपको? जिनको भगवान बुद्ध महावीर जैसे संत महात्माओं को है, और कई महात्माओं को है मोक्ष की प्राप्ति करने का, जाएं भाई, उनकी मर्जी, एवरेस्ट पे चढ़ने का शौक है ना सबको, जाएं। मेरा मानना क्या मालूम है, अगर मैं नेचर को स्टडी करता हूँ तो मुझे क्या दिखता है कि नेचर तो रिप्रोडक्शन और मल्टीप्लिकेशन में इंटरेस्टेड है। एक एप्पल का बीज डालो और 1000 एप्पल पैदा कर रहा है। कितने अंडे देती है कोई भी जीव जंतु, कितने अंडे देकर रिप्रोडक्शन कर रहे होते हैं। तो आप ज़रा सोचो, 750 करोड़ पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन है, अगर सब यूँ सोच ले मोक्ष चाहिए जी, बुद्ध बनना है जी हमको, ये संसार आगे चलेगा? तो ये ना फालतू की भ्रम धारणा है कि मोक्ष चाहिए मोक्ष चाहिए। मैं कहता हूँ नहीं, लाइफ का चलते रहना जीवन ही परमात्मा है, और जीवन से आगे कोई परमात्मा नहीं है। और तुम मोक्ष प्राप्त करके दुनिया से भाग के कर क्या लोगे भैया? उससे अच्छा दुनिया में आओ ना और कुछ अपनी सुगंध देके जाओ ना। अगर गुलाब का फूल यूँ कहे भाई साहब बस जी इस जन्म में आ गया जी, गुलाब का फूल मैंने सुगंध दे दी, अब मैं अगले जन्म में नहीं आऊँगा जी वापस, तो क्या सेंस है भाई इसमें? तो आते रहो, बार बार आते रहो। मैंने इसके ऊपर एक शेर लिखा, सब संतों की सदा रही मुक्ति मोक्ष की कामना, मुझको तो है प्रभु तो इस धरती से मत टालना, जान गया आनंद की चाबी हर जन्म में आऊँगा, मुक्ति पाकर क्या करूँगा, सबका दुख सुलझाऊँगा। तो भैया मैं तो भगवान से कहता हूँ बार बार पैदा करना यार, क्यों? जीवन दुख नहीं है, अज्ञानता दुख है, बेहोशी दुख है। जाग जाओगे तो आनंद ही आनंद है। मैं कहता हूँ एक और शेर इसके ऊपर लिखा कि संत लाख कहे कि जीवन असार है, संत लाख कहे कि जीवन असार है, परंतु जीवन जी लेने में ही सार है। खुदा इतना भी पागल नहीं है यारों कि रास्ता है खुद हर पल और फिर के बेकार है। क्या बात है सर। तो संसार जीवन को प्यार करो, जीवन लिव लाइफ एंड लव लाइफ में यूँ कहता हूँ बस। एक और एक पर्सनल चीज़ है सर कि जैसे हम लोग पॉडकास्ट करते हैं तो काफ़ी गेस्ट आते हैं, तो कई गेस्ट जब आते हैं तो एक अनईजीनेस अपने आप क्रिएट हो जाती है, और इवेंचुअली पॉडकास्ट एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं जाता है ना कि कैसा है। तो ये भी एक एनर्जी है जो कि कहीं ना कहीं रोल प्ले करती है। In this universe, living or non-living, everything is energy, energy, energy. We are all vibrating at certain frequency. और मेरी फ्रीक्वेंसी वो होगी जो मेरे विचार भाव मेरे अंदर होंगे, है ना, मैं उसी विचार में तरंगित होऊंगा ना। तो इसीलिए जो व्यक्ति आता है, या देखिए ये तो दो व्यक्ति तो पक्के होते हैं हमारे आसपास, यहाँ तो एनर्जी सकर या एनर्जी गिवर ये दो लोग होते हैं। तो इसीलिए ऐसे लोगों के पास जब हम बैठते भी हैं ना, ऑफिस में भी होते हैं, कई बार घरों में होते हैं, आसपास भी होते हैं, तो हम उनके पास से निकलते, मैंने कहा ना निकलते हैं, जैसे अभी ऑरा के बारे में बताया था मैंने, हमें ऐसा लगता है एग्जॉस्ट फील कर रहे हैं हम, अच्छा फील नहीं कर रहे हैं, भारीपन लग रहा है। क्यों? उन्होंने एनर्जी खाई हमारी, हमें दी नहीं। यूँ तो इसीलिए सत्संग क्यों कहते हैं भारत में कि सत्संग में जाओ, सत्संग में जाओ, अरे भाई वहाँ थोड़ी अच्छी ऊर्जा मिल जाएगी, ऐसे इसीलिए जाओ, बस पर्पस वही होता है। एक चीज़ समझनी थी कि कार्मिक कनेक्शंस होते हैं, कार्मिक कनेक्शंस भी पास्ट लाइफ कार्मिक कनेक्शंस हो गए, आपके पार्टनर के साथ में कार्मिक कनेक्शन है, कभी आपको ऐसा पार्टनर ही इसी लाइफ टाइम में क्यों मिला, अच्छा या बुरा, ऐसे रिलेटिव्स रिश्तेदार स्पेशली बहुत इंडियन फैमिलीज़ में होता है, बोले कि पता नहीं ऐसा ही क्यों मिल गया हमारे को, हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है, तो इसके पीछे क्या लॉजिक है? मेरा ये मानना था जो मैंने पहले भी बताया कि रूट कॉज किसी भी बीमारी का अगर आपको एग्जैक्टली नहीं मालूम ना तो आप निकाल नहीं पाओगे। तो मैंने लोगों के खान पान ठीक किए, माइंड ठीक किया, एनवायरनमेंट ठीक किया, सब कुछ ठीक किया, लेकिन उसके बावजूद भी कई लोग ठीक नहीं होते थे। तो मुझे लगा कि यार और क्या कारण हो सकता है। तो कार्मिक कनेक्शन जब वर्ड आया तो उनका यार कर्मा होता क्या है, क्या, तो फिर वो स्टडी शुरू की। तो फिर उसके बाद में 30 साल पहले समझो ये पूर्व जन्म के इन विज्ञान में आया, तो कुछ काफ़ी लोगों पे प्रयोग करने के बाद मुझे पता चला कि इस संसार में पहली बात तो हर आदमी को दिमाग में रखनी है कि ये संसार है ना बड़ा नियमबद्ध है,
पूरा नियम से चल रहा है, किसी को भी इंटरेस्ट नहीं है, कोई कंट्रोलर नहीं है इसका। यू आर द मैग्नेट ऑफ एवरीथिंग। आज आपके आसपास में अच्छे लोग, बुरे लोग, अच्छी परिस्थितियाँ, बुरी परिस्थितियाँ, कम पैसा, ज़्यादा पैसा, आपका स्वभाव, आपकी लाइकिंग, आपकी डिसलाइकिंग, ये ऑलरेडी आप लेके आ चुके होते हो। आप तो खाली एक्सप्रेस हो रहे होते हो। अब देखिए, आप तो चूँकि वास्तु सब न्यूमरोलॉजी, ज्योतिष वगैरह सब आप इंटरेस्ट जानते होंगे कि जब एक बच्चा पैदा होता है तो उसकी कुंडली बनती है और उसके हाथ की रेखाएं बन चुकी होती है, ठीक है। तो हाथ की रेखाएं आप देखोगे, उसके पूरी रेखाएं, उसका माइंड, उसका लाइफ, उसकी जीवन, एक एक माउंट, हर चीज़, उसके शंख और चक्र जो बने होते हैं हाथों में। यानी कि हम तो फिंगरप्रिंट्स पे काम करते हैं, हमारे पास उसका एक अलग सब्जेक्ट है। तो पूरे फिंगरप्रिंट में है ना, तुम्हारी पूरी पर्सनालिटी उसके अंदर खुद हुई होती है उसके अंदर। अगर आप 10 फिंगरप्रिंट हमें दे दो 1-2 साल के बच्चे का, तो वो किसके लिए डिज़ाइंड है और जीवन में क्या बनेगा वो बता सकते हैं, क्योंकि फिंगरप्रिंट में सब कुछ है, समझे ना आप। ऐसे तो फिर ये कहाँ से आया भैया? ये तो उसने कमाया थोड़ी है, वो तो पैदा हुआ तो उसके हाथ में मिले। तो कुंडली भी जो है ना, वो इसलिए नहीं बनती कि ग्रह उस तरह के थे। आप कितना भी कर लो, पैदा उसी ग्रह में होंगे जो आपके संस्कार लेकर आ रहे हो। आप खाली एक जन्म के बाई प्रोडक्ट नहीं है, हजारों जन्मों के बाई प्रोडक्ट। इस जन्म में तो खाली एक जन्म एडिशन हो रहा है, ये समझ लो, ठीक है। तो अब जो आपने कहा कि ये जो रिश्तेदारी, ये जो लोग हमारे आसपास मिलते हैं, अच्छे बुरे, बड़े नियम से मिलते हैं। देखिए, अब यहाँ पे एक बात जो बहुत लोगों को समझनी जरूरी, क्या मालूम है, मैक्सिमम तो हमारे जीवन में जो मेजर जो इंसिडेंट्स होते हैं ना, संबंध बनते हैं या हम कम पैसा ज़्यादा पैसा कमाते हैं, जो भी, तो वो तो पूर्व जन्म से कनेक्टेड होते हैं। लेकिन जो रेगुलर लाइफ में जो चीज़ें घटती हैं ना, कई बार हमारे वर्तमान जीवन से भी वो बिल्डअप होता है। जैसे एग्जांपल देखिए, मैं अकेला हूँ, मैं जंगल में जाके बैठ गया, क्या कर्म भोगूंगा? कोई है ही नहीं वहाँ पे कुछ प्रतिक्रिया करने को ना, तो कर्म फल में किसके साथ निकालूंगा? तो आप वहाँ भाग्य वर्ड यूज़ ही नहीं कर सकते। फिर आपने कहा शादी करूँगा जी। अब जैसे एक आदमी, स्त्री पुरुष आया आपके जीवन में, वो तो अब उसके सारे हजारों जन्मों का कर्म आपको उसके साथ जोड़ना पड़ेगा। मतलब आप उसका अकाउंट ऐड कर रहे हो अपने अंदर। फिर आपने कहा बच्चे चाहिए जी, कितने चाहिए जी? 1 चाहिए कि 2 चाहिए कि 10 चाहिए? अब पहले के, आज से 50 साल पहले तो 8-8 बच्चे होते थे, मान लो। तो उस समय 8 के भाग्य हमारे साथ जुड़ते थे। अब आजकल 1 बच्चा हो रहा तो 1 ही भाग्य जुड़ रहा है, मान लो। फिर आपने कहा जी मुझे समाज चाहिए। कौन सा समाज? हिंदू मुस्लिम जो भी, उसके नियम। फिर कहा देश चाहिए तो देश के नियम। तो मतलब यहाँ पे समझना क्या मालूम है, आप अधिकतर जो हमारे संबंध बनते हैं ना, वो क्यों बनते हैं मालूम है? कि आप अभी यहाँ से बाहर निकलोगे, आप यहाँ से ट्रेन में, फ्लाइट में आप जाओगे कहीं, आपके आसपास 4 लोग मिलेंगे, आपसे बात करेंगे। तो ऐसा नहीं कि कोई पास कर्मा से मिल रहे हैं, ऐसा नहीं है। या आप लड़की हैं, आप 30 साल की हो गई, अब आपके माँ बाप आपके पीछे हाथ धोकर पड़े हुए, शादी कर ले, शादी कर ले। अब जो लड़का फिर आ जाता है, फिर माँ बाप कहते हैं किसी तरह कर करा के जा भाई, ऐसा बोलता है ना, ये इस प्रकार का हालत होती है। तो वो सोशल प्रेशर है, क्योंकि आप उस सोसाइटी से जुड़े हुए हो। अब वही सोशल प्रेशर शायद अमेरिका में नहीं होगा। वहाँ माँ बाप को लगता है करे तो करे, ना करे तो ना करे, इसकी मर्जी भाई। पर भारत में क्या कहेगा? नहीं जी, पराया धन करके भेजना ही जी उसको। तो क्योंकि मेरे पास जो पति पत्नी के संबंध लोग लेकर आते हैं ना, तो मैं क्या देखता हूँ कि एक बहुत बड़ी चीज़ बताना जा रहा हूँ, एक्सटर्नल अफेयर उनके नज़र आते हैं जिसमें कोई फिजिकल वासना का कोई लेन देन नहीं है। फिजिकल वासना मतलब एक होता है ना कि सेक्सुअल अट्रैक्शन, सुंदरता के कारण ऐसा होता है ना, और यानी तो स्त्रियों में इंटरेस्ट है उसको, तो वो कारण नहीं है। उसको लगता है पता नहीं, ये एक बार संपर्क हुआ तो ऐसा लगा कि कुछ मतलब एक सोल अट्रैक्शन है, ऐसे फील आता है। तो वो इतना फील आता है कि उसको भी आता है, वो आपको भी आता है। तो ऐसे मेरे पास केस बहुत आते हैं। अभी इन 15 दिनों में कम से कम 4 केस आ गए इस तरह के, कि जिसमें उनको गिल्ट फील होती है। उनको गिल्ट फील होती है कि मैं मतलब ठीक नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि घर में पति पत्नी ये सब है, ऐसे मान लो। तो फिर मैं उनको बताता हूँ कि
इफ़ यू आर ऑनेस्ट टू योर रिलेशनशिप, तो ये सोल अट्रैक्शन के कारण हो रहा है। तो पिछले जन्म में उसने कहा मुझे जाके देखना क्या कनेक्शन है, तो जाके क्या देखता है, पिछले जन्म में उसकी वाइफ थी, इसलिए ऐसा हो रहा हाँ, और वो डूब के मर गए थे उस समय, मिल नहीं पाए आपस में, तो उसके कारण ये जन्म वापस आ गई। अब वो आई कब के, कई बार क्या होता है, वो आना तो इस जन्म में पत्नी के रूप में था, पर वो इंतज़ार नहीं किया ना, परिवार वाले फोर्स करके क्या करते हैं, शादी कर शादी कर शादी कर, तो वो कहता है अच्छा कर लो भाई, हाँ लड़की ठीक है जी, कर लो जी, मान लो। तो वो एक फोर्सबल जो मैरिज हो जाती है ना, फिर वो ढोते हैं हम लोग, मतलब किसी तरह चला रहे होते हैं। लेकिन एक्चुअल जो लव होता है ना, वो तो रिटर्न होता ही वापस, पर वो बाद में आके हमें रास्ते में मिलता है हमारे ये जर्नी में। तो फिर वो प्रॉब्लम क्या आती है कि अब इसके साथ जो अफेयर हो रहा है वो गलत समझूं, बुरा सही समझूं। तो लेकिन ये बात अलग थी कि बाद में मैं जब मैं ना लोगों को 100 साल के बाद भी ले जाता हूँ फ्यूचर में, तो मैं 21-26 में जब लेके गया तो देखा कि वो उसकी वाइफ बन के उसके वापस आ रही है साथ में, वही लड़की। अभी हमारे एक नेवी में कैप्टन है, जो कप्तान है, तो उनके यहाँ पे एक ऐसी ही लड़की आई जो बिल्कुल 21 साल की यंग लड़की है, और वो उनका वो इतने सालों से कई लड़कियां ऑफिसर्स आती हैं, लेकिन कभी उनका नज़र कभी ख़राब नहीं उन्होंने की। लेकिन वो लड़की आने के बाद उनको ऐसा लगा पता नहीं इसके साथ कुछ एक अजीब सा आकर्षण है, और वो भी बहुत इनके प्रति आकर्षित, मतलब एक दूसरे की बड़ी केयर करते हैं, उसको देखते हैं आपस में। तो वो परेशान हो जाते थे कि यार मैं मतलब मेरा कोई फिज़िकल अट्रैक्शन नहीं है, मैं कोई गलत भाव से नहीं जुड़ रहा हूँ, मैं तो बेटी की तरह समझता हूँ, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि ये कुछ है मेरी, ये मेरी कुछ ऐसा लगता है, तो मेरे को गिल्ट फील होता है सर, मैं क्या करूँ। तो मैंने उसको जब बताया पूर्व जन्म में ले जाकर कि वो तो तेरी पत्नी थी भाई पिछले जन्म में, इसलिए वो आत्मा तेरे आसपास आ गई है, तो मैंने कहा गिल्ट फील मत कर। उसको, और बाद में वो 5 साल के बाद वो अपने रास्ते में वापस चली भी गई, उसकी अलग कहीं शादी हो रही, लेकिन अगले जन्म में फिर आ रही है। तो होता क्या है, अच्छा एक हस्बैंड अभी है ना, अभी एक और कॉर्पोरेट की लड़की आई, उसके हस्बैंड के साथ 25 साल से डाइवर्स की बात चल रही है, लेकिन डाइवर्स नहीं दे रहे, वो छोड़ नहीं पा रहे हैं आपस में दूसरे को। अच्छा क्यों नहीं छोड़ पा रहे हैं, और वो कहते हैं पता नहीं, मैं रोज़ बातें होती है तेरे को मैं छोड़ दूंगा, छोड़ते नहीं हैं। तो कारण क्या है, तो वो पिछले जन्म में गई तो क्या देखा, उसका जो हस्बैंड है वर्तमान में, वो 18 साल की लड़की थी पिछले जन्म में, और ये लड़का थी 25 साल का, इसने इसका रेप किया था। तो इस लड़की के अंदर जो है ना, जो है वो नेगेटिव भाव है उस आत्मा के प्रति। तो जो इस जन्म में वो खुद क्या कहता मालूम है हस्बैंड, पता नहीं मैं जैसा व्यवहार क्यों करता हूँ, मेरे को भी समझ में नहीं आता। बोले मतलब होता है ना जैसे गलत व्यवहार हो जाता है हस्बैंड से, तो वो हस्बैंड कहता है मुझे खुद को नहीं मालूम मैं तेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों करता हूँ, फिर माफ़ी मांगता है, फिर वापस नॉर्मल हो जाता है, फिर माफ़ी मांगता है। तो मतलब ये किस्सा चल रहा होता है। तो ये जो घटनाएं घटती हैं ना, तो अब सामान्य लोग क्या समझेंगे, पति पत्नी झगड़ा तो करेंगे ना भाई, वो तो होता रहता है ना, ऐसा नहीं होता। बहुत प्यार होता है, बहुत नफरत होती है, तो बड़े नियम से होती है। मतलब इस दुनिया में सबसे बड़ी बात क्या समझने मालूम है, कोई आदमी अगर गलत है ना तो बड़ा नियम से गलत है, कांटा कांटा क्यों है करके नहीं पूछना, उसका चुभेगा ही वो, उसका नियम है वो। इसीलिए कोई भी देखिए ना, एक आदमी सेक्स के पीछे भाग रहा है, एक आदमी धन के पीछे भाग रहा है, एक आदमी खाने के पीछे भाग रहा है, हम गलत समझते हैं सामाजिक स्केल से, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए। नहीं, जो भी आदमी जिस जगह पर भी है, चाहे वो हत्यारा भी है, वो रेपिस्ट भी है ना, वो बिल्कुल नियम से हैं। क्यों नियम से हैं, क्योंकि उस चीज़ की वो लैकिंग फील देखिए ना, आप किसी चीज़ के पीछे भागते कब हो, जब लैकिंग फील करते तभी तो भागते हो ना। अगर फुलफिल हो गए तो क्यों भागोगे। तो इसीलिए क्या होता है कि वो अभी उस चीज़ को पूरा नहीं कर पाया, वो दबा रह गया, सप्रेस रह गया, तो इस अगला जन्म लेकर फिर फुलफिल करने की कोशिश करता है। इसमें मैं खुद एक बहुत बड़ा उदाहरण हूँ। मैं पिछले जन्म में बाबा था, एक आश्रम था मेरा, तो मैं ना उपवास कर करके, क्योंकि वो विधियाँ उपवास की बड़ी महिमाकान थी, तो मैं भी उपवास करता था, और उससे मेरी तारीफ भी बड़ी होती थी। लोग बड़े पूछते थे मुझे कि देखो बाबा जी ने आज 21 दिन हो गए जी, बाबा जी ने कुछ नहीं खाया, और आप तो जैन है शायद में, तो जैन धर्म जानते ना, उपवास करते हैं तो कितनी उसको रथ निकालते, यात्रा निकालते हैं लोग उपवास करने वाले का। तो मेरी भी ऐसी बड़ी महिमा होती थी। तो मैं भी अंदर से खाने का मन कर रहा है, लेकिन अब मैं कहता नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि लोग मेरे पर इतनी श्रद्धा कर रहे हैं, भाई क्या करूं। तो अंदर खाने का मन है, बाहर से दबा रहा हूं, मैं सप्रेस कर रहा हूं।
तो वो जो खाने का जो सप्रेशन था ना, वो इतना खतरनाक अंदर सप्रेस हुआ, और ब्रह्मचर्य का पालन करता, ज़बरदस्ती बोलते ना, ज़बरदस्ती दमन करना। तो इस जन्म में जैसे ही पैदा हुआ ना, मैं बचपन से इतना चटोरा पैदा हुआ कि मैं खुद कई बार हैरान होता था कि मैं क्यों खाने के पीछे पागल हूँ। और 25 साल तक बोलते ना, वो खूब खाता, खाने के पीछे दीवाना बना रहा। फिर अचानक जब बीमार पड़ गया एक बार ज़बरदस्त ना, बस उसके बाद हम कल आनी शुरू हो गई। फिर उसके बाद जीवन पूरा का पूरा यूटर्न हो गया पूरा। और आप ज़रा सोचें ना, जहाँ मैं खाने का इतना भयंकर शौकीन, वहाँ आज मैं फलों के ऊपर रहता हूँ, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं खाने में। ये तुमने देखा है सुबह। हाँ, तो इसका कारण क्या है? वो मेरे पिछले जन्म का कारण है। मैं यूँ कहता हूँ कि सहज घटे वो संयम, जो घटाया जाए वो दमन। तो ज़बरदस्ती कभी नहीं दबाना कोई चीज़ को। देखिए, भोग से योग आता है, ये कभी भी नियम याद रखना। जो आदमी धन को भोग लेता है ना, वो धन से मुक्त होने लग जाता है। सेक्स को भोग लेता है, सेक्स से मुक्त हो जाता है। खाने को भोग लेता है, खाने से मुक्त हो जाता है। तो चूंकि इसलिए मैं कहता हूँ, किसी भी चीज़ को पूर्णतः से भोग लो भाई, ताकि उसके अल्टीमेट समझ में आ जाए कि सुख नहीं है उसमें, अल्टीमेटली बोलते हैं ना। तो वो चीज़ जो है जब पहचान लेते हैं, तभी तो फिर ऐसे ऐसे लोग किताब लिखते हैं, मंक वो सोल्ड फरारी। वो क्यों लिखा? क्योंकि फरारी बरारी में बैठ के सब देख लिया। नहीं, ये बात तो बिल्कुल फैक्ट है कि एक लाइफ में जब आप एकदम टॉप पोजीशन पे पहुंच जाते हो ना, तो आपको नीचे की सारी चीज़ें एक मटेरियलिस्टिक की तरफ दिखने लग जाती हैं। आपको ऐसा लगता है कि ये सारी चीज़ें जो जीवन में हैं, ये सब व्यर्थ है। अल्टीमेटली जो सुख है वो आप जो ध्यान है और जो एक एनर्जी जिसको कहते हैं, उसी में ही है। My happiness is not dependent on any outside agencies. समझे ना, किसी आदमी पे, कोई रिश्तेदार पे, कोई बिल्डिंग पे, कोई सामान पे, कोई उस पे। अब मान लो एक बार ब्लाइंड हो जाओ सब कुछ, और मैं आपको एक लाके कुर्सी पे बैठा दूं, एक फटी सी गंदी सी काली गंदी सी लगी हुई है, लेकिन मैं कहता हूँ अरे इस कुर्सी पे ना बड़े बड़े राजा महाराजा बैठते थे, आओ तुम्हें बैठाता हूँ उस पर। तो तुम तो बोले अच्छा राजा महाराजा बैठते थे, ओह बड़ी अच्छी कुर्सी है भाई। तो इट्स ऑल इन योर माइंड, समझे ना। तो जिस दिन जिसको माया क्यों कहते हैं, क्योंकि इट इज़ एन इल्यूजन टू यू, समझे ना। देखिए, मैं शुरुआत में जब फील्ड में आया ना, तो कभी अवार्ड का दिमाग में था नहीं, लेकिन काम ऐसा किया कि अवार्ड मिलते चले गए, मान लो। तो मिलते चले गए, तो फिर इतने अवार्ड मिलते चले गए कि आज 177 अवार्ड से मेरे पास में। आज अभी कम से कम बड़े बड़े टाइम्स ऑफ इंडिया से लेकर इंटरनेशनल से ना, मेरे को कम से कम 10 अवार्ड मेरे पास में आए होंगे, मतलब मुझे इनविटेशन। मैं रियली बताता हूँ, मैं बिल्कुल मना कर देता हूँ, सॉरी आई एम नॉट इंटरेस्टेड। क्यों मालूम है? पहली बात तो घर में जगह नहीं मेरे, मैं रख रख के तंग आ गया। बोलते हैं दबा दबा के, यहाँ दबा रहा हूँ, नीचे दबा रहा हूँ, छुपा रहा हूँ, क्यों रखूँ कहाँ इतनी वो बोलते हैं ना। और मुझे शोमैनशिप का शौक़ नहीं है कि मैं यहाँ पे सजा के रखूँ, भैया देखो जी मैं क्या आदमी हूँ, ऐसे बोलते हैं, वो शौक़ है नहीं। तो इसलिए क्या होता है कि हर चीज़ का अंत आ जाता है ना, तो फिर वो चीज़ से आप मुक्त हो जाते हो। तो मैं ये अनुभव करता हूँ कि कोई भी चीज़ को पूर्णता के साथ भोगो, आधा अधूरा मत रहो, देन यू विल फ्री। लड़ो मत उससे, न क्रोध से लड़ो, न सेक्स से लड़ो, न खाने से लड़ो। उसको क्रोध करके देख लो अच्छी तरह से, कुछ मिला क्या, कोई फ़ायदा वायदा हुआ क्या, लगता नहीं यार दुख ही दुख पैदा हुआ, तो फिर छोड़ भाई, यूँ इस तरह से। रेकी कैसे रिलेशनशिप्स को बचा सकती है अगर कोई रिलेशनशिप खराब हो रहा है? पहली बात तो क्या होती है कि पहले तो मैं काउंसलिंग करके ये बताता हूँ, आप उसको जो गलत समझ रहे हैं ना, वो अपनी जगह पे उसको सही लगता है, जो गलत होता है ना उसको सही लगता है ना, आपने देखा होगा। तो मैं कहता हूँ पहले एक्सेप्टेंस में आओ, नहीं तो तुम उसको कभी कांटा कांटा क्यों है करके तुम कभी ज़िंदगी भर सॉल्यूशन नहीं ढूंढ पाओगे। और फिर उसके बाद रेकी क्या करती मालूम है, जो टेलीपैथी की हमने बात की थी ना स्टार्टिंग में, तो हम सटल लेवल पर जब हम उसके एनर्जी फील्ड में एंटर करते हैं ना, तो यू कैन प्रोजेक्ट सर्टन थॉट्स इनटू हिज माइंड। जो जैसे अब अगर मान लो आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव है कोई आदमी मान लो,
तो मैं उसके मन में घुसकर जो है ना बार बार हैमरिंग कर करके उसको वाइब्रेशन दे देकर हम ये उसके माइंड में डाल सकते हैं कि तुम ऐसे हो, तुम अच्छे हो, तुम अच्छे बर्ताव कर रहे हो, इस तरह से। तो धीरे धीरे ना वो एनर्जी हैमरिंग करते करते ना उसके अंदर वो बदलाव आना शुरू होता है। तो रेकी क्या सिखाती मालूम है? ऑन एनर्जी लेवल वी आर एवरीवेयर, वी आर कनेक्टेड टू एवरीवेयर। हम हर चीज़ से जुड़े हुए हैं, समझे ना, इस तरह से। तो ऐसे करके हर आदमी में वो ताकत है कि जो किसी पर डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं है। हर आदमी टेलीपैथिकली किसी भी दिमाग या व्यक्ति के साथ या वस्तु के साथ कम्युनिकेशन कर सकता है और उसके मन में बदलाव लेके आ सकता है तुरंत। मतलब जो ज़्यादा नेगेटिव है तो थोड़ा ज़्यादा समय लगेगा, यूँ समझ लें। तो रिलेशनशिप कैन बी इम्प्रूव्ड। रेकी आपके हिसाब से हीलिंग है या इल्यूजन है? नहीं, वो तो मैंने बताया ना कि आपको कि बिल्कुल एक साइंस है। मतलब इससे आज वो एनर्जी मेडिसिन के रूप में पूरे वर्ल्ड में, आज पूरे वर्ल्ड में आप जाके गूगल में सर्च करेंगे एनर्जी मेडिसिन, देखिए मैंने कहा ना हॉस्पिटलों में आज बड़े अच्छे ढंग से यूज़ हो रही है। और मैंने जैसे बताया आपको कि मैं खुद एक साइंटिफिक मिजाज का व्यक्तित्व हूँ, तो मुझे अगर इसमें कुछ भी दम नहीं होता तो मैं शायद नहीं सिखाता। हम क्या रेकी के थ्रू ये भी देख सकते हैं कि लाइक फ्यूचर के अंदर में अगर हमारा कोई पार्टनर है वो कैसा रहेगा, या जो रिलेशनशिप है बेसिकली वो हमारा कैसा रहेगा किसी भी एक पार्टनर के साथ में फ्यूचर में? देखिए क्या होता है कि एक तो रेखी में चूंकि हम जब रेखी करते हैं ना तो हमारी सेंसिटिविटी, जिसको हम एक्स्ट्रा सेंसिटिव परसेप्शन कहते हैं, वो तो डेवलप होती ही है। इसलिए हमें किसी के बारे में वाइब्स जो बोलते हैं ना वो मिलने लग जाते हैं, लेकिन एक्चुअल में उससे उतना नहीं पता चलता है। हाँ, रेखी करते करते अगर आपकी इंट्यूटिव लेवल हाई होने लगती है तो जब आप उस व्यक्ति के बारे में सोचते हो ना तो आपको उससे संबंधित जितनी ऊर्जा ब्रह्मांड में है ना आगे पीछे की, वो सब आपको है ना एक विज़न के रूप में फीलिंग आने लग जाती है। उसको हम कहते हैं इंट्यूटिव फीलिंग्स, पर वो सबको नहीं होती। तो उसका दूसरा तरीका क्या होता है, मैं रेखी के साथ एक और साइंस सिखाता हूँ। हमारे पास बहुत तरह की साइंसेस हैं। एक है हमारे यहाँ पे डाउजिंग। डाउजिंग में क्या होता है, जिसके अंदर पेंडुलम के इस थ्रू जो है ना हम कोई भी व्यक्ति के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो वो पेंडुलम जो है ना उसके वो नेगेटिव है, पॉजिटिव है, आगे जाके भविष्य में मदद करेगा नहीं करेगा जो भी होता है, तो वो पेंडुलम हमें बता देता है। क्यों? वो हमारी बॉडी उसके वाइब्रेशन कैच करके हमारे इंस्ट्रूमेंट के थ्रू गाइड कर रही होती है। तो वो उसमें इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, कॉपर रॉड होती है, स्कैनर्स होते हैं ऐसे, तो उसको डाउजिंग कहते हैं। और फिर तीसरी चीज़ क्या होती है, वो होती है गेजिंग। गेजिंग का मतलब होता है कि किसी चीज़ के ऊपर जब हम धारणा करते हैं, त्राटक करते हैं। एक त्राटक विज्ञान नाम सुना होगा आपने, त्राटक करते हैं। तो त्राटक करने से क्या होता है, व्यक्ति है ना धीरे धीरे ट्रांस में चला जाता है। तो ट्रांस स्टेट इज़ ए सुपर कॉन्शियस माइंड, यूँ समझ लें। तो वो एक आकाशिक जगत में समझो पहुँच जाता है उसमें। तो उसमें क्या होता है कि फिर आपने अगर कोई क्वेश्चन माइंड में किया कि मुझे उसके बारे में जानना है, तो सडनली है ना आपके बारे में उससे संबंधित विजन्स जो होती है ना वो आपके सामने अपने आप आने लग जाती है। तो वो भी इंट्यूशन या इनर विजन्स कह सकते हैं उसको। तो वो एक क्रिस्टल बॉल गेजिंग हमारा एक कोर्स होता है, उसके अंदर हम सिखाते हैं सब कुछ। तो उससे फिर हमें वो उस व्यक्ति के बारे में जो जानकारी चाहिए वो हमें मिल जाती है। सोल के कुछ कलर्स भी होते हैं, ऐसा हाँ, कुछ भी है? हाँ, सोल के कलर्स भी होते हैं। देखिए हम जब पूर्व जन्म में लेके जाते हैं लोगों को, तो वो पिछले जन्म में मान लो 70 80 90 साल में मरे, तो मैं उनसे पूछता भी हूँ कि तुम्हारी सोल का कलर क्या है। तो वो बताता है कि लाल है, ग्रे है, ब्राउन है, गोल्डन है, या ये ग्रीन है, ब्लू है, ऐसे। तो ये जो कलर होते हैं ना ये आपके कमाए हुए संस्कार होते हैं। यानी कि आपके अंदर जो हर पल विचार भाव आप पैदा करते हो ना, आपका वैसा ही आपके ऑरा का कलर होगा। अगर आप मान लीजिए आप बहुत दया, आप है ना लोगों को भला करने का ज़्यादा सोचते हो, तो आपका सोल ग्रीन कलर की होगी। ग्रीन? हाँ, ग्रीन कलर की होगी। अगर आप बहुत सॉफ्ट हार्टेड हो, आपको किसी का दुख देखा नहीं जाता, तो आपकी सोल पिंक कलर की होगी, ऐसे। और अगर आप प्रोफेशनली कुछ किसी फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हो लाइफ में, जो आप पिछले जन्म में नहीं, पिछले जन्म में कामना तो थी लेकिन पूरी तरह नहीं बन पाए, तो आपकी सोल ब्लू कलर की होगी। तो ब्लू कलर की सोल जो होती है वो प्रोफेशनल या किसी कैरियर में जाने के लिए सोचती है। और जो लाल कलर की सोल होती है, इसका मतलब है कि वो अभी सांसारिक वर्ल्डली चीज़ों में बहुत ज़्यादा रुचि रखेगा। यानी कि दुर्गुण सद्गुण सब इस्तेमाल करेगा, गुस्सा, हिंसा, चालाकी जो भी है,
लालच, स्वार्थ सब इस्तेमाल करेगा, और प्रेम, करुणा, मैत्री भी इस्तेमाल करेगा। क्यों? वो अभी दोनों गुण उसके पास होते हैं। तो वो है ना सांसारिक चीज़ों में ज़्यादा उलझेगा, ये समझ दो। और फिर कहीं तो ऐसे किसी की येलो कलर की आत्मा होती है, मान लो, तो वो है ना कि चीज़ को खोज करने में इंटरेस्टेड रहता है, पढ़ना, लिखना, सर्च करना, कोई चीज़ जानना, क्रिएशन करना, उसका रुचि उसके अंदर ज़्यादा होती है, इस तरह से। तो और ग्रे कलर या ब्लैक कलर या मड कलर होती है ना, जैसे ब्राउन कलर, ये आत्माएं लोअर लेवल की होती है, यानी कि इन्होंने अपना जीवन नेगेटिव जिया है और अभी उनके ऊपर नकारात्मक संस्कार ज़्यादा है, इसलिए कलर नहीं आया अभी। तो बोलते हैं ना, कोई ऐसी चीज़ें डेवलप नहीं हुई अभी तक। दे आर नॉट ग्रोन अप सोल, दे आर एनिमल सोल्स, हम यूँ बोल सकते हैं उनको। एक डिवाइन जो कलर बोला जाता है, दैट इज गोल्डन। गोल्डन और नहीं तो नॉर्मल तो वायलेट कलर माना जाता है। वायलेट। कई लोगों की सोल है ना वायलेट कलर की होती है। तो वायलेट कलर इज़ ए बेसिकली स्पिरिचुअल कलर, स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन शो करता है। लेकिन आपने जो गोल्डन बताया ना, गोल्डन फिर वो वायलेट से भी ऊपर जाता है, तो गोल्डन कलर में आ जाता है। यूँ अभी तक आपने सबसे ज़्यादा कौन सा जो सोल कलर है, वाइट वाइट ज़्यादा देखा है? वाइट ज़्यादातर लोग जितने भी गए ना, उसमें वाइट ज़्यादा लोग बताते हैं कि वाइट सोल है, या नहीं तो ट्रांसपेरेंट है। ट्रांसपेरेंट भी कम है, वाइट ज़्यादा बताते हैं लोग, ये समझ लें। एक हम किसी से इन जनरली, जैसे अभी हम लोग किसी से मिलते हैं तो फर्स्ट थिंग जो होती है, लाइक एज अ एंटरप्रेन्योर या बिजनेस पर्सन, सबसे पहले हैंडशेक होता है, पहले नमस्कार होती थी। अगर आप फ्रेंड से मिलते हैं तो साइड हग वगैरह या हग चलते हैं। तो एनर्जी की जब बात आती है तो वहाँ पे टच एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जहाँ पे एनर्जी ट्रांसमिट होती है, जैसे अभी आपने बताया। तो अगर हम किसी से भी हाथ मिला रहे हैं तो किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, या हमको हाथ मिलाने से पहले ही सोच लेना चाहिए कि हाथ मिलाना है या नहीं मिलाना? देखिए क्या होता है कि जैसे मैंने बताया कि ये तो सबको मान के चलना पड़ेगा कि एवरीथिंग इज़ एनर्जी, वी आर एनर्जी बीइंग, हम ऊर्जा के बहुत बड़े सोर्स हैं। और जैसे ही हम हाथ मिलाते हैं ना, तो एकदम हमारी बॉडी है ना, नेगेटिव पॉजिटिव दो इलेक्ट्रिकल करंट होते हैं, जैसे बोलते हैं ना, वैसे हमारी बॉडी में भी होता है। तो हम जैसे ही हाथ मिलाते हैं ना, तो उससे क्या होता है, इमीडिएटली हमारी इलेक्ट्रिसिटी उसके साथ पे कनेक्ट करने लग जाती है। तो वो इंटरेक्शन तो उसके साथ होगा ही, क्योंकि मैंने जब एप्पल पकड़ा, कोका कोला पकड़ा, तो मेरी बॉडी में चेंज आ गया। तो उसकी वो एनर्जी टेम्परेरी पकड़ा जब तक, तो चेंज हुई, फिर वापस जैसे आपने हाथ उठाया वो कट हो गई। तो यानी कि वो कोई बहुत बड़ा नुकसानदायक मामला नहीं है। अगर आप हाथ देते हैं, निकाल लेते हैं, तो यूँ समझो कि छुआ और वापस हटा लिया, यूँ, तो कोई नुकसान की बात नहीं है। और हाथ जोड़ना जो है ना, वो अपनी एनर्जी अपने तक ही सीमित रखी, आपने इंटरेक्शन नहीं किया और आपने उससे प्रभावित भी नहीं हुए उसकी एनर्जी से। तो इसलिए नमस्ते जो है ना, वो सर्वश्रेष्ठ इसलिए माना जाता है कि मैं आपको नमस्ते तो कर रहा हूँ, लेकिन मेरी एनर्जी मेरे अंदर ही रोटेट कर रहा हूँ, आपको नहीं दे रहा हूँ, ना आपसे ले रहा हूँ मैं। तो आप अपने घर में ठीक रहो, मैं मेरे घर में ठीक हूँ। इस तरह से। और हगिंग करना जो है ना, वो बहुत ज़बरदस्त एनर्जी का आदान प्रदान है, बहुत ज़बरदस्त। तो एक आदमी, आप पॉजिटिव हो, एक आदमी बड़ा नेगेटिव है। अब जैसे ही उसको मिलकर गले लगाते हो ना, अब देखना उसका सारा जो पॉजिटिविटी, अगर आपकी स्ट्रांग है, तो उसका सारा गुस्सा, नेगेटिविटी ना डाउन होने लग जाती है। क्योंकि हायर से ना एनर्जी लोअर में ट्रांसफ़र होती है, लोअर से हायर में ट्रांसफ़र नहीं होती, ठीक है ना। तो इसलिए क्या होता है, यू आर गिविंग हिम एनर्जी। तो हगिंग इसलिए कई बार क्या करता है, बहुत ज़्यादा नमस्ते से भी ज़्यादा पावरफुल काम करता है, पावरफुल, क्योंकि वी आर और पूरा का पूरा एकदम एनर्जी एक्सचेंज कर लेते तुरंत। तो एक मूवी थी सर, मुन्ना भाई। जादू की चप्पी। हाँ जी। तो कई बारी हमने देखा है कि फ्रेंड्स में और आपके कोई भी एक स्पेशल पर्सन है आपकी लाइफ के अंदर में, और आप एक अच्छा हक दे रहे हो, है ना, तो कहीं ना कहीं एक सामने वाले की बॉडी के अंदर में कामनेस इमीडिएटली देखी गई। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए आपने देखा होगा कि
हगिंग जो है ना वो आसानी से आदमी नहीं करता, समझे ना। वो थोड़ा सा भी उसके अंदर हिचकिचाहट है ना तो वो थोड़ा बचने की कोशिश करता है। अभी मान लो अचानक कोई एक आदमी आया जिसको आप जानते भी नहीं है और वो अब यूँ आओ जी गले मिल, तो वो ना थोड़ी देर सोचता है कि मिलोगे नहीं मिलोगे, हाँ। क्योंकि उसको अजीब सा लगता है। तो होता क्या है कि देखिए मैंने भी है ना, मेरे भी पेशेंट जो मेरे पास आते हैं ना, तो जब वो जाता है ना तो मैं उसको हक करके फिर भेजता हूँ। उससे क्या होता है, उसके अंदर ना मेरे पर साथ में एक बड़ी पॉजिटिविटी उसके माइंड में आ जाती है कि ये मेरा डॉक्टर है, ये मेरा हित वाला है, ऐसे बोलते हैं ना, वो फीलिंग के लिए। तो हगिंग अपने आप में एक इलाज है, मैं कहता हूँ हगिंग थेरापी बोल सकते हैं इसको। जब किसी की डेथ हो जाती है तो मौत के बाद में आत्माओं का क्या होता है? ये ना एक बहुत थोड़ा लंबा चौड़ा विषय भी है। कैसे मालूम है कि जैसी हमारी डेथ होती है तो जनरली लोग सोचते हैं कि वो भटक रही है यहाँ पे, घर के आसपास कहीं होगी, इसमें कोई शक नहीं है। जिन आत्माओं का घर परिवार धन दौलत जगह जायदाद के ऊपर अगर वो आसक्ति होती है ना, वो सोल कुछ घंटों तक या 1 2 4 8 दिनों तक उस एरिया में रहती है, समझे ना। और बाकी नहीं तो सोल, अभी तक तो मैं जितने हज़ारों लोगों को लेके गया हूँ, तो जैसे वो मर जाते हैं ना तो एकदम सोल जो है ना अपनी यात्रा पे आगे निकल जाती है जनरली। कुछ ही सोल जो होते हैं ना वो थोड़ी देर तक अपने बॉडी के आसपास घूम के देख रही होती है, कुछ घंटों तक हमारे आसपास रह सकती है वो। इसलिए ये हर आदमी को समझ के चलना चाहिए कि मरने के बाद जो लोग बातें करते हैं ना आपस में अच्छी बुरी, वो सब सोल सुन रही होती है। या नाटक कर रहा होता है बेटा बेटी या घर के परिवार के कोई रिश्तेदार, तो वो आत्मा सब देख रही होती है, उसको पता चल रहा होता है। और वो वहाँ पर रहती है, बस उतना ही कि उसको छू नहीं सकते, बस उसकी वो वाइब्रेशनल फीलिंग कोई भी कर सकता है, क्योंकि वो वाइब्रेशन के रूप में होती है ना, इस तरह से। तो ये जो लोग बोलते हैं ना कि भाई इतने दिन रह गए इतने दिन रह गए, वो ऐसे नहीं रहती है। और इवन एक्सीडेंटल जो मैंने केसेस देखे ना, जो एक्सीडेंट हो गया पिछले जन्म में तो वो मर जाते हैं एक्सीडेंट से, तो उनको मैंने पूछा कि क्या तुम अपने शरीर के आसपास कितने घंटे रहे, तो बोले नहीं मैं कुछ देर तक रहा, फिर देखा कि लोग मेरी लाश को उठा के लेके जा रहे हैं, हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं, डॉक्टर ने मर गया करके बोल दिया है। तो बोले मैं थोड़ी देर तक अपने परिवार के आसपास रहा, वहाँ सब लोग रोए थे, उसके बाद में मैंने देखा कि मैं तो मेरी बॉडी में आ नहीं सकता, तो मैं वापस यात्रा पे निकल गया, अपने आगे निकल गया। तो जनरली है ना सोल मरते हैं ना तुरंत लाइट में निकल जाती है जनरली। इवन एक्सीडेंटल सोल भी, मैंने पूछा कि भाई तुम्हारा तो कार से एक्सीडेंट हो गया या तुम तो हवाई जहाज से एक्सीडेंट हो गया, तो क्या तुम्हें कोई तकलीफ़ हो रही क्या? बोले नहीं पता ही नहीं चला, बोले अचानक हो गया, बोले तो फिर अब हम लाइट फील कर रहे हैं। क्योंकि क्या होता है बॉडी और माइंड रहता है ना तो थोड़ा भारी और दुख होता है, जब बॉडी माइंड गायब हो गया तो फिर लाइट हो गया एकदम, तो कहता है आई एम फीलिंग सो लाइट सो हैप्पी। तो सोल अच्छा फील करती है, समझे ना, इस तरह से। तो इसलिए सोल जो है हमेशा अपने प्रकाश की तरफ चली जाती है, और जो थोड़ी अर्थ बाउंड सोल होती है, जिसको कहते हैं अर्थ में अटैचमेंट है परिवार के प्रति, वो थोड़े दिनों तक आसपास में रहती है। फिर वो देखता है कि सब अपने अपने काम में व्यस्त हो गए, कोई ज़्यादा याद नहीं कर रहा है मान लो, तो फिर देन वो निकल जाती है ऐसे ऐसे। तो मतलब क्या है कि कोई मतलब अल्टीमेटली हर आदमी को समझना चाहिए कि मेरी गति कर्मानुसार मुझे सदगति दुर्गति मिलेगी। भाई तुम मेरे पीछे कितने ही हवन करा लो, पंडितों को खिला दो, कुछ भी कर दो, कोई मेरे कर्मों को तार नहीं सकता। ध्यान रखना, कोई भी कर्म तो फिर तो सस्ता सौदा हो जाएगा। यानी कि तुम जीवन भर पाप कर लो जी, फिर पंडितों को 11 पंडितों को खाना खिला दो जी, हो जाएगा मामला फिट। तो ये तो वो शॉर्टकट मनी की तरह बोलते हैं ना हमारे देश में, है ना, कुछ दे दो तो काम हो जाएगा, तो लोग ऐसा समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। यूनिवर्स के लॉ में ना रियायत नहीं है, डिस्काउंट नहीं है, दया नहीं है। बोलते हैं ना प्रकृति बड़ी क्रूर है भाई। ऐसा क्यों होता है कि लाइक एक इंसान जब अपनी पास्ट लाइफ देख लेता है तो उसका मौत से जो डर होता है वो निकल जाता है? हाँ वो तो निकलेगा ही नहीं। देखो क्या होता है, मैं जो पास्ट लाइफ पे जो काम कर रहा हूँ, देखिए एक तरफ मैं रेखी में इसलिए काम कर रहा हूँ कि लोग रोग दवाओं से डॉक्टरों से छुटकारा पाएँ, और दूसरा पास्ट लाइफ पे इसलिए काम कर रहा हूँ कि लोग जीवन भर सत्संग करते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं, तो भी आंखें नहीं खुलती, लेकिन एक बार 1 घंटा जब वो पूर्व जन्म में जाकर आता है ना, तो उसको पहली बार वो देखता है कि अरे मैं तो पिछले जन्म में 80-90 साल में मरा, लोगों ने मुझे जलाया गाड़ा,
तो फिर मेरी चेतना वापिस एक अलग कलर में निकल गई। फिर मैं 100 साल के बाद भी लेके जाता हूँ ना, तो वहाँ देखता है कि वहाँ वो अलग जन्म हो गया, फिर अलग नाम हो गया, अलग जात पात हो गई, कभी मैं स्त्री कभी मैं पुरुष। तो ये जो उसको पहली बार पता चलता है कि अरे मैं पिछले जन्म में तो सुलेमान था, इस जन्म में मैं जो है गोपीचंद हूँ, और आगे जन्म में जाकर देखा तो मैं माइकल हो गया। तो उसको लगता है यार मैं हूँ कौन वास्तव में, समझे ना। तो ये जो नाम का भ्रम, जात पात का भ्रम, ऊंच नीच का भ्रम, मौत का भ्रम कि हम मर जाएंगे, नहीं मरते भाई, पैकिंग बदलती रहती है आपकी हर जन्म में अलग अलग, बस ये सबसे बड़ी बात है पास्ट लाइफ की। कोई मतलब जब आपके पास में जैसे काफ़ी सारे लोग आते हैं, तो जब आप पास्ट लाइफ के बारे में पूछते होंगे, तो कोई पॉलिटिकल पर्सन जिसकी पास्ट लाइफ आपने देखी हो, या आपने किसी ने आपने किसी को बोला हो देखी हो, तो उसमें वो बता सकते हैं? हाँ देखिए, यूँ तो देखिए पॉलिटिशियंस और जो फिल्म स्टार्स जो होते हैं ना, थोड़े से प्रोमिनेंट जो पर्सनालिटीज़ होती है ना, इनकी पहली शर्त ये होती है कि आप कहीं पर भी मेरा नाम नहीं बताओगे, क्योंकि वो कॉन्फिडेंशियल है, तो हम आपके पास आते हैं यूँ। हम बिना नाम लिए हाँ नहीं डिस्कस वैसे कर तो सकते हैं। नहीं, हाँ, ऐसे तो कई ठीक। फिल्म स्टार्स भी हैं, हेमा मालिनी जी भी है जैसे ऐसे, तो इस तरह से काफ़ी लोग हैं। लेकिन अ, जो एक एक है ना, इसमें बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ जो है ना, जो मैं आपको बताना चाहूँगा, जो लोगों को जाननी चाहिए, कि एक गूगल में जाके अगर सर्च करेंगे ना, तो एक बोर्न अगेन करके किताब है, उस किताब का नाम है बोर्न अगेन, ठीक है। उसके अंदर उसका रिसर्च 10 साल तक एक डॉक्टर वॉल्टर सिमकोव है, ही इज़ ए मेडिकल डॉक्टर कैलिफोर्निया में, उन्होंने 10 साल रिसर्च की। उन्होंने वर्ल्ड के जितने बड़े बड़े पॉलिटिशियंस और जितने बड़े बड़े स्टार्स हैं, उन सब की पास्ट लाइफ को देखा उन्होंने। और उसके ऊपर ऐसा नहीं कि उन्होंने उसकी पूरी पास्ट लाइफ की लाइब्रेरी से मतलब डॉक्यूमेंटेशन करके उसका पूरा प्रूफ निकाला कि एक्चुअल में वो वास्तव में थे भी कि नहीं थे करके, यूँ नहीं मतलब, क्योंकि वो तो मेडिकल डॉक्टर है, तो वो उसी ढंग से काम करेंगे, ठीक है। तो उसके अंदर जो है ना, जैसे अमिताभ बच्चन का उन्होंने बताया कि भाई ही वाज एडविन बूथ, 1833 की बात है, कि जिसमें अमिताभ बच्चन जो थे वो एडविन बूथ थे, ठीक है। और रेखा जो थी उसका नाम था मेरी डेवलिन। मेरी डेवलिन। मेरी डेवलिन, मैं आपको फोटोग्राफ भेजूंगा दोनों की, मेरे पास सारे रिकॉर्ड है, ठीक है। और फिर रेखा जो थी वो अभिषेक बच्चन उसने पैदा किया और मर गई डिलीवरी के वक्त। ओके। उस ज़माने में अभिषेक बच्चन छोटा बच्चा था, उनका बेटा ही था उस समय भी, और वो मर गई। तो फिर उसने जया बच्चन से शादी की, वो भी एक्टर थी, रेखा भी एक्टर थी, स्टेज आर्टिस्ट थी, और वो भी स्टेज आर्टिस्ट थी। तो जया बच्चन जो है फिर सेकंड वाइफ बनी, उसका नाम था मैरी मैकविकर, ठीक है। तो मैरी मैकविकर जो है वो जया बच्चन के रूप में आई, और ये 1857 में ब्रॉडवे में टॉम क्रूज की जो है ये कंपनी थी, और टॉम क्रूज का नाम था उस समय जोसेफ जेफरसन उसका नाम था, टॉम क्रूज का उस समय, ठीक है। और जो अमिताभ बच्चन का बूथ का एक भाई था, वो जिसने लिंकन की हत्या की, जिसने अब्राहम लिंकन की हत्या की, वो अमिताभ बच्चन का उस ज़माने में भाई था। और जिसने ये इसका नाम था जॉन विल्कस बूथ, जो अमिताभ बच्चन का जो भाई था उसका नाम था जॉन विल्कस बूथ, जिसने अब्राहम लिंकन की हत्या की। तो उसकी जो वाइफ थी वो थी लूसी हेल के नाम से, लूसी हेल के नाम से वो सोनिया गांधी उसकी वाइफ थी। और उसको एनकाउंटर करने के लिए, ढूंढने के लिए जिसको भेजा गया, वो थी उस ज़माने में एक बड़ी सेक्रेटरी ऑफ वॉर, और उसका नाम था एडविन एच स्टैंटन उसका नाम था। तो वो उसने जाकर उसका फिर एनकाउंटर किया, उसको पकड़ा, मतलब एक प्रकार से जो भी किया उन्होंने इस तरह से। और जो मैंने अभिषेक बच्चन शायद मैंने गलत बता दिया,
एक्चुअल में श्वेता बच्चन एडवीना के नाम से उसके घर में पैदा हुई थी। रेखा की जो बेटी हुई ना, जब वो डिलीवरी में मर गई थी, तो उसकी बेटी जो हुई एडवीना के नाम से हुई, उसको वो श्वेता बच्चन थी एक्चुअली। ओके। और अभी अच्छा, और अभिषेक बच्चन उस ज़माने में भी उनका बेटा था, मतलब पिछले जन्म में भी साथ में। और जो एडविन बूथ जैसे अमिताभ बच्चन का नाम था ना, तो इनके पिता भी उस समय हरिवंश राय बच्चन ही थे ओरिजिनली भी उस समय भी। और उस समय उनका नाम था जूनियस आरुटस बूथ, उनका नाम था। और तेजी बच्चन भी थी, वो भी उस समय माँ ही थी उनकी, उनका नाम था मेरी एने होम्स बूथ। ये सब रिसर्च किया हुआ सारे डेटा है सारे। और इस तरह से और तो इस तरह से मतलब जो है। और अभी जो अंबेडकर है, जो अभी 14 अप्रैल को उनका वो गया, तो वो रॉबर्ट एफ कैनेडी, जो कैनेडी के भाई थे, रॉबर्ट एफ कैनेडी चचेरे भाई, उनके घर में उसके ग्रैंड डॉटर के रूप में जन्म लिया, मेवे कैनेडी टॉनसेंड के नाम से। तो ये इतनी सेवाभावी थी कि इसने ये, हालांकि अमेरिका में ओबामा के 2010 में भी बहुत बड़े बड़े उसके पोस्ट पे थी, हेल्थ डिपार्टमेंट में और सोशल डिपार्टमेंट में जस्टिस के लिए। लेकिन बाद में ये अफ्रीका चली गई, साउथ अफ्रीका। और वहाँ जाकर जो है ना, इसने गरीब बच्चों के लिए वहाँ पे कई साल तक रही और उनके गरीब बच्चों के एजुकेशन, लाइब्रेरी, वो सब वहाँ पे उसने डेवलपमेंट की। तो 2020 में ना वो अपने बेटे के साथ बोटिंग करने गई वहाँ पे मैरीलैंड में। तो वहाँ पर है ना उसकी नाव डूब गई और मर गई फिर वो। तो इसकी ये मैंने अभी 10 दिन पहले मैंने वीडियो डाला है कि वो क्या उसकी फ़ोटोग्राफ वगैरह सब डाली मैंने कि उसका परिवार क्या था और वो क्या थे करके। तो अंबेडकर भी जो है वो अमेरिका में जन्म लेके वो वापस मर भी गए, मुझे मोजाम्बिका में गई वो, मतलब अफ्रीका के बच्चों में जो गई वो, इस तरह से। तो ऐसे करके। और शाहरुख खान जो थे वो साधना बोस के नाम से कलकत्ता में, बंगाल में जो है वो डांसर थे उस समय। हाँ, ही वॉज ए डांसर। तो मतलब देखो ना, ये सब जो रिलेशन, देखिए लोग जो बड़े लगते हैं ना, हमें लगता है कि ये ऐसे कैसे इतना नाम इतना बड़ा, दे आर ऑलरेडी अर्निंग ऑल दिस थिंग्स, वो अर्न करते हुए आ रहे हैं, अपने अंदर वो संस्कार लेकर आ रहे हैं लोग, ठीक है ना। और बाकी तो विलियम शेक्सपियर जो है अभी आगे अगस्त विल्सन के रूप में जन्म ले लिया उन्होंने। और नेपोलियन बोनापार्ट जो है वो जैक वेल्च के नाम से आ चुके हैं। मतलब ऐसे बहुत सारी चीज़ें मैंने ये सब देखी हैं इसमें। अच्छा, अब्दुल कलाम जो थे वो टीपू सुल्तान थे। टीपू सुल्तान थे? हाँ, टीपू सुल्तान थे। और सारा भाई जो थे वो हैदर अली थे। अच्छा। हाँ, इसीलिए। और आप जानते हैं कि जो बारूद की जो शुरुआत हुई वो टीपू सुल्तान हैदर अली से ही हुई थी, शुरुआत जो हुई। और उसी एटम को लेकर मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। हाँ, इसीलिए उनको मिसाइल मैन ऑफ इंडिया बोलते हैं। तो वो वहाँ से उनके अंदर चली आ रही है। देखिए ना, आप ज़रा सोचो, वो पहले भी राजा थे, गरीब घर में पैदा हुए। गरीब घर में क्यों पैदा होते मालूम है? हम धनवान बनकर हम पैसों की वैल्यू नहीं करते ना, तो फिर हमारे अंदर वो मनी की इज्जत न होने के कारण हमें फिर वो लोअर लेवल का जीवन मिलता है। इसलिए हम फिर गरीबी हमें वो लेसन के लिए मिलती है, एक प्रकार से यूँ समझ लो, ठीक है ना। और ऐसे। और इज़ ए बहादुर शाह जफ़र थे, वो जवाहरलाल नेहरू है, इस तरह से। तो मतलब ऐसे बहुत सारे जो है ना लिंग जो है ना हर एक आपस में मिल जाते हैं बस। चलिए सर, एक पॉडकास्ट की जो एंडिंग होती है हमारी, उसमें हम ये चाहेंगे आज कि जितने यूथ है वो आज आपको जो सुन रहे हैं, जितने दर्शक जो सुन रहे हैं, जितने पेरेंट्स सुन रहे हैं, तो उनको एक क्या मैसेज आपकी तरफ से आप देना चाहेंगे कि डिप्रेशन, रिलेशनशिप्स, रिश्तेदारी और सेल्फ हीलिंग को लेते हुए क्या क्या चीज़ें वो करें या क्या संभालें कि जिससे वो अपना जीवन को और बेटर कर पाए? देखिए, जो भी लोग दुनिया में आए हैं, हर बच्चा जीनियस है संसार में। ये जिन माँ बाप ने ठान ली थी जीनियस बनाना है, उन्होंने बनाया अपने बच्चों को, ठीक है। और हमने भी अनुभव किया है कि बच्चे, एक आनंद जो बिहार में थे, जिन्होंने लोअर क्लास के बच्चों को लेकर इंजीनियर बना दिया ना, तो इसका मतलब है कि
हर व्यक्ति में ताजमहल होता है, उसको निखारना पड़ता है, यूँ समझो, ठीक है। तो पहली बात तो किसी बच्चे को छोटा मत समझो और उस बच्चे को अपनी जायदाद भी मत समझो, क्योंकि यू हैव नॉट सेलेक्टेड हिम, ही हैज़ चूजन यूर, आपके गर्भ को उसने चुना है और वो आपके थ्रू पास ऑन हो रहा है। उसको अपनी जायदाद मत समझो, वो मेहमान की तरह है, उसको प्यार करो, सुरक्षा दो और फिर उसको आगे बढ़ जाने दो, खिल जाने दो अपने स्वरूप में। अपना कुछ भी थोपो मत, रोको मत, टोको मत। क्यों? वो अपना ब्लूप्रिंट ऑलरेडी लेके आ चुका है। तुम कैसे डिसाइड करोगे कि उसको क्या करना चाहिए? पहली बात। और दूसरी बात कि एक आदमी सिर्फ ह्यूमन बीइंग नहीं है, बहुत सारी मतलब शारीरिक शक्तियाँ, मानसिक शक्तियाँ और परामानसिक शक्तियाँ, ये सारी शक्तियाँ लेकर बिल्कुल ईश्वर तुल्य पैदा हुआ है और उसको असहाय बनाकर भगवान ने भेजा ही नहीं है। भगवान ने मांगने लायक कुछ छोड़ा ही नहीं है, सब कुछ उसको देकर भेजा है। इफ़ ही वांट ही कैन क्रिएट एनीथिंग इन हिज लाइफ, ही वांट टू सॉल्व ही कैन सॉल्व एनीथिंग इन हिज लाइफ। तो इतना सब कुछ आदमी के पास है, ये एक आदमी को समझना चाहिए। इतना छोटा समझ के, मतलब लोगों के पीछे भागते रहना, भगवान से मांगते रहना, बाबाओं के पीछे भाग रहा है, ज्योतिष के पीछे भाग रहा है, तांत्रिक के पीछे भाग रहा है, मतलब वो कहीं असहायपन महसूस कर रहा है ना, वो चीज़ें उसको जरूरत नहीं, मतलब कहने का मतलब, ठीक है। और तीसरी चीज़ जो है, जहाँ तक संबंध का मामला है, मुझे तो ये बात समझ में नहीं आती कि हम ईश्वर जो वर्ड हम जो यूज़ करते हैं, वो खाली तुम मूर्ति तक ही सीमित मान के चलते हो। तुम कहाँ ईश्वर को मानते हो? बोलते ज़रूर हो कि ईश्वर को मानते हो, पर एक्चुअल में देखा जाए तो जो प्रत्यक्ष लाइवली जो रिप्रेजेंट हो रहा है, एक एक आदमी, एक एक पत्ता, एक एक जीव जंतु प्रत्यक्ष लाइवली पैदा हो रहा है ना, वो ईश्वर की तो अभिव्यक्ति है ना भाई। तो तुम कभी चिड़िया को हाथ नहीं जोड़ोगे, तुम कभी एक भिखारी रास्ते में खड़ा तो हाथ नहीं जोड़ोगे। तुम्हें लगता है इनको थोड़ी, भगवान थोड़ी इसके अंदर, ये चिड़िया में थोड़ी है, कोई मेंढक में थोड़ी है। आपका दिमाग ऐसे चलता है कि कुत्ते में थोड़ी है, कुत्ते को भी है भाग भाग ऐसे करके बोलोगे आप। तो होता क्या है कि जब तक आपके अंदर ये भाव नहीं आएगा कि कण कण में ईश्वर है, कण कण में भगवान है, और मैं तो जिसको हाथ जोड़ूँ वहाँ भगवान पैदा हो जाता है। और एक एक मोमेंट जीवन को है ना सेलिब्रेशन की तरह जियो, क्योंकि इस संसार में तुम सुखी होकर जाओगे तो किसी को फ़र्क नहीं पड़ेगा, दुखी होकर जाओगे तो किसी को फ़र्क नहीं पड़ेगा, मोक्ष को प्राप्त करेंगे तो किसी को फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसलिए तुमको जो चाहिए दुनिया में प्राप्त कर लो, जाओ। आपकी इसी बात से एक बात याद आ गई। मेरे जो पापा हैं वो अक्सर एक बात, मतलब उन्होंने काफ़ी टाइम से एक चीज़ सिखाई है कि अगर तुम्हें कोई लाइफ में चीज़ मांगनी है, चाहे ईश्वर से है, यूनिवर्स से है, तो एक चीज़ मांगना, और वो ये है कि हाथ हमेशा तुम्हारा ऐसा रहे, बस ऐसे की सही तरह, बात। क्योंकि ऐसा रहेगा तो देने का भाव रहेगा अब हमेशा। जानते हैं कुणाल जी के द मोमेंट यू डिमांड, तो इसका मतलब है आई डोंट हैव। ओरिजिनल जो फीलिंग अंदर से क्या मालूम है, आई डोंट हैव। और आप देते कब है? जब आपको लगता है अरे बहुत भगवान ने दिया यार, तो देन यू कीप लाइक दिस ना। क्या लेके आए थे और क्या लेके बस जाएंगे। खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही चले जाएंगे। हाँ बिल्कुल। सो बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड था इस पॉडकास्ट का। बहुत इम्पॉर्टेंट नोट पे लाइफ के लेसन्स सुनते हुए, समझते हुए सर से। एंड आई होप गाइज आप लोग सबको ये पॉडकास्ट बहुत अच्छा लगा होगा। बहुत लाइफ के लेसन्स हैं जो बहुत बेसिक्स हैं बट बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो आज सर ने हमको सिखाए हैं। सो अगर ऐसे ही और इंटरेस्टिंग एपिसोड्स और पॉडकास्ट को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ध्यान रखिए। थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू सो मच। नमस्कार सबको, नमस्कार मेरा।